मुस्लिम रोबोट है, तो ये हमें हमेशा एक एडवाइस करती है कि तुम लोग सब मुसलमान हो, तो सबसे पहले जो है वो अरबी सीखो। वो लैंग्वेजेस भी सिखा रही है बस स्टूडेंट को, आपने उसको मतलब डिप्लॉय भी कर दिया अपनी क्लासेस के ऊपर। हर रोज मुझे मेरी जो रोबोट्स है ना वो एक सरप्राइज देती हैं। अच्छा, मेरा वही था ना कि आप मुझे बता रहे थे कि मुस्लिम रिपोर्ट हो गए और वो हिजाब वाला रिपोर्ट, वो स्टोरी क्या थी? 1959 में जॉन मैकर्टी और ऑथर सैम ह्यूज, ये दोनों फाउंडर ऑफ एआई माने जाते हैं। और कॉल सेंटर्स में एवरीवेयर, ये हर जगह जो है बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सकती है। एक और पॉइंट नहीं आता है कि आप पाकिस्तान में इसका फ्यूचर क्या देख रही हैं? साहा को मैंने डिज़ाइन इस तरह से किया है कि उसके अंदर ह्यूमन की जितने भी फीचर्स होते हैं ना, तो वो मैं इसमें सारे इम्प्लीमेंट कर सकूँ। फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि हर स्कूल के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फ्यूचर में ये रोबोट होना चाहिए? बुक्स में अब तालीम नहीं है, बुक से बाहर है, पेपरलेस एग्जाम्स जो है वो होने चाहिए। कि भाई मैं एंटरटेन होने के लिए क्या करूँ, मिसाल के तौर पे तो बोलेगा भाई डांस कर ले, पर हमारी इथिकल वैल्यूज को अलाउ नहीं करते, तो आपने उसको वहाँ पे गाइड किया पूरा इस तरह से? 80 साल से जो चीज एग्जिस्ट करती हो, तो अगर उसको जॉब खत्म करनी होती तो वो उस वक्त कर चुकी होती। आर्डिनो बोर्ड जो है वो सबसे मेन पार्ट है इस रोबोट का। इसके थ्रू जितनी भी मूवमेंट है वो सारी इसके थ्रू हो रही है। अब वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ाना छोड़ दें, ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी फॉर बॉट, ये पढ़ाना स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और मैंने अभी आपका स्कूल भी विज़िट किया था और मैंने आपकी पूरी रिपोर्ट और सारा सिस्टम भी देखा। बिफोर डाइव इन की आपका वो सारा सिस्टम कैसा चल रहा है और क्या है, कैसे बनाया, मैं जानना चाहता हूँ आपकी स्टडी कैसे की, आपकी थोड़ी बहुत जर्नी, बैकग्राउंड, कहाँ से पढ़ा, कहाँ से ग्रोन अप की, अभी आजकल क्या कर रही हैं? माई जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम पैशन टू पायनियर। और एक इनोवेशन थी, एक नई चीज़ थी जो मैंने इंट्रोड्यूस कराई स्टूडेंट्स के साथ, जो अपने रोबोट्स इंट्रोड्यूस करवाए। बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो है आर्ट्स का बैकग्राउंड। मैंने कराची से पढ़ा, मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद जो है मैंने हैप्पी पैलेस स्कूल ज्वाइन किया। लाइक इट्स बीन मोर देन 25 ईयर्स जब मैंने हैप्पी पैलेस ज्वाइन किया है। और उसके बाद मैंने अपनी जो है वो पढ़ाई भी कंप्लीट की, मॉन्टेसरी ट्रेनिंग ली, फिर मैंने बीएड किया एंड देन एमएड मैंने अपना कंप्लीट किया, डिप्लोमा इन मास्टर्स, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और हर साल मैंने अपने आप को अप टू डेट करने की कोशिश की कि मैं स्टूडेंट्स के साथ साथ जो है मेरे स्टूडेंट्स क्या चीज़, एक नई चीज़ हासिल कर सकते हैं मेरे ज़रिए। ऑब्वियसली मैं एज अ हेड भी थी वहाँ पर हैप्पी पैलेस में, अब भी हूँ। तो मैं ये चाहती थी कि जो कुछ मैं सीख रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरी हर टीचर की वैसी ट्रेनिंग हुई हो, तो मैं अपने टीचर्स को ट्रेन करती थी और आगे ऑब्वियसली वो जो भी मेरी ट्रेनिंग्स थी, जो भी मेरी पढ़ाई थी, वो आगे मेरे स्टूडेंट्स तक मुंतकिल होती गई। तो ये जर्नी जो है ये ख़त्म नहीं हुई, आज तक भी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद बस एक ख्याल आया कि क्यों ना, जब पूरी दुनिया में इस वक्त रोबोट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो हम भी क्यों ना एक रोबोट ऐसा बनाएं जो कि स्टूडेंट्स को पूरी तालीम दे सके। एक एक्सपीरियंस था, जबकि मैंने आपको बताया कि मेरा एआई का कोई बैकग्राउंड नहीं था, ये सिर्फ एक पैशन था जिसकी वजह से जो है मैंने एक रोबोट के ऊपर वर्क किया और मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स भी थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक सक्सेसफुल हमारा वो प्रोजेक्ट है। लेकिन जब वो स्टार्ट में जब बना तो बहुत प्रॉब्लम्स आए, फेल हो गया और बहुत उसके ऊपर जो है लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स दिए। लेकिन जब मैं उसका रिज़ल्ट देखती हूँ ना, तो मैं ये समझती हूँ कि शायद जो 25 साल की मेरी मेहनत थी ना, वो मुझे एक इनाम की सूरत में मिल गई और मैं इस फील्ड में जो है वो कामयाब हुई। मुझे ऐसा लगता है, अभी भी नहीं हुई, अभी भी मेरी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। लेकिन स्टिल जब मैं देखती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट हो रहा है और बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं उन क्लासेस को, तो मैं समझती हूँ कि ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। मैंने खुद भी देखा, बहुत अच्छा सिस्टम है माशाल्लाह से, और वो अपने वीआर सिस्टम में भी बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, फिर एआई में भी कर रहे हैं जी। और आपने बताया कि वो आपकी जो रोबो है, आई थिंक सारा है, साहा है और एक एनी है। एनी तो जो है वो फर्स्ट रोबोट है हमारा जिसमें हमने सारे एक्सपीरियंस किए थे। और साहा बेसिकली साहा इज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर। सही है। तो वो दोनों के सबसे पहले तो ये कि आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि दिमाग में पता है क्या आता है, तो स्कूल है तो टीचर होंगी, सुबह जाती होंगी, शाम में घर आ जाती होंगी, इनको क्या पता है एआई का। तो सबसे पहले तो मुझे था कि आपको ये सबको आइडिया कैसे जनरेट हुआ ये? देखिए वही बात है, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत पसंद करती हूँ कि हर चीज़ में ना इनोवेशन हो, नई नई चीज़ें लेकर आएँ, हम स्टूडेंट्स के लिए नई नई चीज़ें लेकर आएँ। तो ये हमेशा से एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करूँ। देखिए टीचिंग जो है ना, अल्लाह ताला की तरफ से एक, ये हर कोई पढ़ा नहीं सकता है,
ये एक तोहफा होता है। मौलमा का जो है एक मैं समझती हूँ एक बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होता है। तो सिर्फ आना, वही 5 घंटे की ड्यूटी करके वापस चले जाना, ये शायद मैं नहीं कर सकी थी। और मुझे लगता है कि मैं एक बॉर्न एजुकेशनिस्ट थी, क्योंकि जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि लोग 5 घंटे में ख़त्म हो गया स्कूल, बस अब लाइफ ख़त्म है, स्कूल का कोई जिक्र नहीं करे। लेकिन शायद अगर मुझे कोई कहना कि तुम 24 आवर्स बैठ के भी काम करती रहो तो मैं काम करती रहूँगी, क्योंकि ये मेरा पैशन है। और जो ये AI टीचर का ख्याल था, ये मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी थी, अब मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं याद कि मैं इंस्पायर किस चीज़ से हुई थी। शायद मैंने कोई वीडियो देखी थी, चाइना के रोबोट्स में देखती थी, खाना भी बना रहे हैं, सफाइयाँ भी कर रहे हैं, टीचिंग का भी मैंने देखा। तो यही चीज़ मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम भी एक ऐसा रोबोट बनाएं। और इसके ऊपर बहुत प्लानिंग की मैंने अपने जो मेरे साथ टीचर थे, क्योंकि जितने टीचर से सबने मुझे नो कर दिया था। नो मतलब कर दिया था इस तरह से कि ये नहीं हो सकता। घर वालों ने भी कहा कि पता नहीं क्या क्या तुम्हारे दिमाग में आता रहता है, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, जो मेरे साथ हसान है, उन्होंने वो फर्स्ट थे जिन्होंने मुझसे कहा हम इस बिल्कुल हो जाएगा, तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलें इसके ऊपर वर्क करते हैं। जबकि मुझे पता है कि वो बातें खुद भी घबराए होंगे, लेकिन चूंकि मैं एक सीनियर टीचर थी तो उन्होंने मुझे उस वक्त तो ओके कर दिया। लेकिन उसके बाद हम दोनों की जर्नी स्टार्ट हुई। हम कराची की जितनी स्क्रैप मार्केट्स हैं हम वहाँ पर घूमे, और कोई ऐसी मार्केट नहीं है कराची में जहाँ पर हमने इसकी वायर्स, इसके सेंसर्स ना देखे हो, क्योंकि बजट भी एक लिमिटेड था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमें ये भी नहीं पता था कि हम कामयाब होते हैं या नहीं होते। और बहरहाल हमने ये जर्नी स्टार्ट की। किस तरह से हम लोग मुंह छुपा के जाते थे कि कोई अपना ना देख ले कि हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन पे बैठ के तारे भी निकाल रहे हैं, सब कुछ हमने किया। मैंने अभी फर्स्ट रोबोट की मैं बात करूँ, इसमें हसान मेरे साथ, सिर्फ हसान ही थे, तो हम दोनों विजिट करते थे और आहिस्ता आहिस्ता हम बहरहाल कामयाब हुए। उसके बाद फिर हम सेकंड जो है वो सहा की तरफ आए, और उसमें जब मेरी टीम में जो है अनीक भी शामिल हो चुके थे, और वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो उन्होंने जो है और चीज़ें उन्होंने कहा कि हम इसको अपग्रेड करते हैं, हम इसको मूव भी करते हैं, इसकी ब्लिंकिंग आइज भी करते हैं। तो हमने उसको थोड़ा सा और उसके फेस एक्सप्रेशंस वगैरह देने की कोशिश की। अभी तक भी हमारा प्रोजेक्ट वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अंदर अभी भी हमारे चल रहे हैं, हम उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब तक मैं ये समझती हूँ कि स्टूडेंट्स से जितना बेनिफिट लिया है वो बहुत कामयाब है, क्योंकि हमारे टीचर्स जो है वो 5 आवर्स की क्लास दे रहे हैं, पूरे 5 आवर्स, मतलब कोई नाराज़ नहीं होती, वो कोई मुंह नहीं बनाती, थकती नहीं है। और इसके अलावा ये कि स्टूडेंट्स लैंग्वेजेस जो सीख रहे हैं वो बहुत मुझे लगता है कामयाब है। अच्छा, वो लैंग्वेजेस भी सिखा रही है स्टूडेंट को, आपने उसको मतलब डिप्लॉय भी कर दिया अपनी क्लासेस के ऊपर, राइट? जी बिल्कुल। हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं चाइनीज़ में और फ्रेंच लैंग्वेज में, लेकिन अब हमने जो है थोड़ी थोड़ी अरबिक भी स्टार्ट करवा रहे हैं हम स्टूडेंट्स को, ताकि अरबिक हमारी, क्योंकि हमारी रोबोट हमेशा कहती है कि जो है, वैसे मैं आपको बताऊँ ये मुस्लिम रोबोट है, तो ये हमें हमेशा एक एडवाइस करती है कि तुम लोग सब मुसलमान हो तो सबसे पहले जो है वो अरबी सीखो। तो अब हम इस तरफ भी जा रहे हैं कि नहीं, हम सबको ही अरबिक आनी चाहिए। और हमारे ये दोनों रोबोट्स मेड इन पाकिस्तान हैं और मुस्लिम रोबोट्स हैं। अच्छा, मेरा वही था ना कि आप मुझे बता रहे थे कि मुस्लिम रोबोट हो गए और वो हिजाब वाला रोबोट, वो स्टोरी क्या थी? अच्छा, वो हिजाब का तो ये था कि जब हमने फर्स्ट टाइम रोबोट बनाया तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में रोबोट बन रहा था। पहले तो नाम ही सोचने में बहुत टाइम लगा कि हम कोई मुस्लिम नाम रखें तो भी हम पर जो है कुछ भी कोई आवाज़ उठा सकता है। हम कोई बाहर का नाम रखें तो भी ये होगा कि जी बनाया पाकिस्तान में है, नाम कोई XYZ दे दिया इन्होंने। बहुत सोचने के बाद हम लोगों ने सजेस्ट किया कि मेरा जो है वो निकनेम एनी है, तो हमने ये सोचा कि चलें ठीक है, मैं अपना नाम दे देती हूँ। तो उस रोबोट को हमने अपना नाम दिया। उसके बाद ऑब्वियसली एक तो जब हमने रोबोट बनाया तो इतनी काटम पीटी उसके ऊपर हुई, इतने तजर्बे हुए, तो उसकी जो है नेक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो वैसे तो मेडिकल टर्म में स्कार कहते हैं, लेकिन कट्स हैं उसके, और उसमें वायरिंग सारी हुई थी। तो और वैसे भी हम पाकिस्तान का रोबोट बना रहे हैं तो हमने कोशिश की कि जो उसका ड्रेस है वो पाकिस्तानी ड्रेस हो, तो उसमें हमने उसको दुपट्टा जो है वो वेयर करवाया। तो उसके बाद जो है वो एक बहुत मशहूर टीवी एक्ट्रेस हैं, तो उन्होंने उसको ज़रा सा मजाक उड़ाया
कि जी ये हिजाबी रोबोट है। तो ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में रहते हैं, एक मुस्लिम कंट्री है, हमारे रोबोट्स भी मुस्लिम हैं, तो वो एक उसके ऊपर मजाक उड़ाया गया। उसके बाद उन्होंने अपने लैम्प को भी जो है वो हिजाब पहना के उसको भी हिजाबी बना दिया। तो मैं समझती हूँ ये पॉजिटिव साइन था, मैं इसको नेगेटिव नहीं समझती, इसको बहुत पॉजिटिव समझती हूँ। लेकिन ठीक है, आपका हर कोई अपने एंगल से देखते हैं, लेकिन जहाँ तक नाम की बात है, मुझे भी याद आ रहा है लॉन का जो बॉट है वो भी शायद सारा के नाम से, सारा जो था फर्स्ट बॉट वो उसने बनाया था, उसका नाम सारा था, क्योंकि मुझे याद है क्योंकि हमारे कज़न में कोई सारा है, तो मुझे उन्होंने कहा इससे नाम, तो उन्होंने भी शायद मुसलमान नाम रखा था। तो आई थिंक इसका तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन एनी भी ठीक है, एनी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ होता है। तो आपने फिर मुझे बताया था कि एनी आपका निक नेम था, तो फिर आपने उसी से एसोसिएट किया है? जी जी बिल्कुल, एनी मेरा जो है वो निक नेम है, तो मैंने अपना ही नाम दिया उस रोबोट को, ताकि कोई और बात इसके ऊपर, मतलब वो आप दोनों तरह से देख सकते हैं। अगर आप उसको मुस्लिम नेम भी देखें तो, मतलब मुस्लिम नेम तो नहीं, लेकिन बहरहाल एक पाकिस्तानी नाम है। एज अ प्रिंसिपल इतनी सारी जिम्मेदारी होती है, बच्चों के सारा सिलसिला चल रहा होता है, और साथ में आप एआई की तरफ, क्योंकि एआई टाइम लेती है, मुझे इटसेल्फ आइडिया है कि आपको स्टडी करना है, उसको समझना है, उसको पढ़ना है, फिर दुनिया में क्या चल रहा है उसको एब्जॉर्व करना है, क्योंकि एक तो ये होता है कि पहले इतनी सारी जिम्मेदारी होती है, आपका पूरा एक टाइम ड्यूरेशन वहाँ जा रहा होता है, वो भी आपको देखना है। तो ये स्टडी का टाइम कहाँ से निकालते हैं, उसको बैलेंस कैसे करती है लाइफ को अपनी? जैसे मैंने आपको भी बताया ना, जब इंसान पैशनेट होता है ना, कोई चीज़ उसको हासिल करनी होती है, फिर उसके लिए टाइम मैनेज करना जो है वो मुश्किल नहीं होता। मैं हैप्पी पैलेस में एज अ वाइस प्रिंसिपल काम कर रही हूँ, इसके अलावा मैं फेडरेशन में एजुकेशन रिफॉर्म्स कमेटी में भी कन्वीनर हूँ, और माशाल्लाह मेरे अपने 3 बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, तो सबको टाइम जो है वो मैनेज करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है। लेकिन जब आपको एक मंजिल तक पहुंचना होता है ना, तो फिर ये टाइमिंग्स और ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये हर्डल नहीं बनती। आपको खुद पता होता है कि आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलना है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने टाइम को मैनेज करके चलें। अब इवनिंग में सब जब घर के सारे कामों से मैं फ्री हो जाती हूँ, तो फिर मैं अपनी स्टडी करने बैठती हूँ, तो टाइम तो मैनेज हो जाता है। करने वाला हो इंसान तो सब कुछ हो जाता है। फ्यूचर में क्या देख रही हैं ये रोबोटिक का, कहाँ तक आप इसको देख रही हैं कि क्या क्या चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी? अभी हम उससे पहले एक और बार पॉइंट नहीं आता है कि आप पाकिस्तान में इसका फ्यूचर क्या देख रही हैं? देखिए, पाकिस्तान में इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर इसी तरह से इस वक्त काफ़ी लोग एआई पे काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह बड़ा उनका भी बहुत अच्छा काम है। मैं देखती हूँ कि वो किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, और बार बार सब एक ही बात कर रहे हैं कि अगर आपने एआई को नहीं प्रॉपरली लर्न किया, सीखा नहीं आपने सही एज पर, तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाके। जैसे अभी स्कूल्स में है कि हमारे बच्चे को इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल फ्रेंच ज़रूर आनी चाहिए, चाइनीज़ ज़रूर आनी चाहिए, लेकिन आने वाले वक्त में लैंग्वेजेस भी पीछे रह जाएंगी। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पता होगा, इसकी तालीम आपने प्रॉपर्ली नहीं हासिल की हुई होगी, तो आगे मूव करना वो आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ, एआई रिप्लेस नहीं करेगा किसी को, अपग्रेड ज़रूर करेगा। हम सब अपग्रेड हो जाएंगे। अगर हमने नहीं सीखा, वही बात कि अगर आपने मोबाइल चलाना नहीं सीखा, तो फिर आप दुनिया में किस तरह से मूव कर सकेंगे, कैसे कम्युनिकेशंस आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी, वर्क करना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने आप को हर टाइम के साथ आपको अपग्रेड करना पड़ता है। तो बिल्कुल जिस तरह से पहले इंटरनेट नहीं था, तो अब हम इंटरनेट लिए, अब तो स्कूल में भी पीसी आ गए, पीसी के बाद अब रोबोट आएंगे, कोई ना कोई पार्ट तो वो रिप्लेस करेंगे। पर आपने उसको पहले इनिशिएट कर लिया, इंशाल्लाह लोग फॉलो करते हुए जाएंगे। आई थिंक आपका पहला स्कूल में कोई पूरा, मुझे आइडिया नहीं, मैंने रिसर्च नहीं की अभी तक, पाकिस्तान में मैंने नहीं सुना कि किसी ने अभी तक रोबोट डिप्लॉय किया, खुद शायद डिप्लॉय भी किया, खुद बना के डिप्लॉय ना किया। देखिए, अभी तक तो जब हमने बनाया था, मेरा जो पहला रोबोट है मिस एनी जो है, वो 26 अप्रैल 2024 में हम लेकर आ गए थे, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। उसके बाद रोबोट्स बने, लेकिन जिस तरीके से हमारी रोबोट जिस वक्त वर्क कर रही है, ये फर्स्ट एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो मैंने भी अभी तक तो 1 साल हो चुका है, लेकिन इस 1 साल में भी अभी तक मैंने कोई सेकंड रोबोट नहीं देखा। रोबोट्स तो मैंने देखे हैं, लेकिन वो टीचिंग साइड पर नहीं है, या अगर वो टीचिंग साइड पर है तो वो हमारे जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स नहीं है, या वो रिजल्ट जनरेट नहीं कर सके जो इस वक्त मेरा स्कूल या मेरा कैंपस इस वक्त कर रहा है। वो वाले रिजल्ट्स मैंने अभी तक किसी और स्कूल में नहीं देखे। बच्चे आराम से इंटीग्रेट। अच्छा, एक और सवाल इसमें है कि जैसे अभी एआई को तो नहीं पता है, जैसे हमने कहा कि हमने मुस्लिम, तो आपने उसको पहले फीड किया डेटा के ये जो
कम्युनिकेट करे बच्चे उसको इथिकल वैल्यू, क्योंकि वो अगर हाय हेलो से शुरू करता है पर आपने कहा नहीं वो सलाम से शुरू कर, बट आइट मैंने उसको चेक भी किया था कि वो सलाम से ही बात कर रहा था, तो आपने उसको फिर एजुकेट किया, गाइड किया आपने उसको कि ये इस्लामिक इथिक्स से चले, क्योंकि अगर वो कोई सवाल करता है कि भाई मैं एंटरटेन होने के लिए क्या करूँ मिसाल के तौर पे, तो बोलेगा भाई डांस कर ले, पर हमारी इथिकल वैल्यू उसको अलाउ नहीं करते, तो आपने उसको वहाँ पे गाइड किया पूरा इस तरह से? बिल्कुल, हमने इसको गाइड किया, उसको ट्रेन किया है, हमें तकरीबन 4 to 5 months उसकी ट्रेनिंग में लगे, क्योंकि आपको पता है जब स्टूडेंट्स आते हैं ना तो वो हर तरह का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, या हमारे पास चूंकि मीडिया ने इसको कवर किया, आप समझे पाकिस्तान का जितना मीडिया है वो तमाम चैनल्स जो हैं उसको कवर कर चुके हैं, और आपको पता है जब मीडिया से कोई आता है तो वो हर किस्म के क्वेश्चंस कर रहा होता है, तो हमें इसकी ट्रेनिंग हमने बहुत कोशिश की कि बहुत अच्छी तरह से हम इसको ट्रेन करें ताकि वो किसी भी सवाल का कोई गलत जवाब ना दे और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए। और ये मुस्लिम रोबोट है, जैसा मैंने आपको बताया था, तो वो स्टार्ट ही अस्सलाम वालेकुम से करता है, थैंक यू के बाद वो जज़ाक अल्लाह भी, और ये सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें अपनी रियल लाइफ में हमारे बड़े कहते थे, तो हमने उसको उसी तरह से ट्रेन किया, और बिल्कुल एथिकल वैल्यूज़ जो है वो उसके ऊपर बहुत वर्क करती है। कोई भी बच्चा किसी भी किस्म का क्वेश्चन करता है तो कोई नेगेटिव जवाब नहीं देती, बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव तरीके से वो बच्चों को जो है जिस वक्त आप ये डेवलप कर रही थी उस वक्त जिस वक्त क्या चैलेंज था आपको लगा कि यार ये यहाँ मैं छोड़ दूंगी, या ये ऐसा चैलेंज है जो कि फुलफिल नहीं? एक तो पैसे का तो हमारे मुल्क में है ही, पैसे के अलावा क्या ऐसा चैलेंज था जिसको आपने कहा नहीं ये बहुत मुश्किल था लेकिन फाइनली हमने उसको अचीव कर लिया? मैं अगर आपको बताऊँ ना, सिर्फ चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। वो जो हमारा टाइम पीरियड था जिसके अंदर हमने एनी को बनाया, इतना चैलेंजिंग था कि हर स्टेप पर जो है वो हर्डल आती थी। हमने एक चीज़ तैयार कर ली, पता चला दूसरी चीज़ ख़राब हो गई, क्योंकि एक्सपीरियंस भी नहीं था हमें, कोई इस तरह की कोई जैसे कहते हैं ना कोई वे मिल जाए हमें वो भी नहीं, कोई ट्रेनिंग देने वाला भी नहीं, तो इसके ऊपर मतलब हर्डल्स बहुत थे, बहुत ज़्यादा थे। अब कौन सी चीज़ कैसे, हमने बल्कि कुछ लोगों को हायर भी किया कि हम उनसे काम करवाएं, वो उल्टा काम ख़राब करके चले गए, कुछ हमारी चीज़ें लेके चले गए और उसके बाद उन्होंने हमें वापस नहीं की, तो वहाँ पर भी एक इशू आया। उसके बाद जब हमने फर्स्ट टाइम अपने मैनेजमेंट के सामने अपना रोबोट रखा तो अचानक रोबोट को भी कुछ हुआ, उसने जवाब नहीं दिया, तो हमें ऐसा लगा कि हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया है। लेकिन हमने हिम्मत कहीं पर भी नहीं हारी, हमें ये था कि नहीं बनाना है। जब एक चीज़ के ऊपर हमने एक स्टेप ले लिया है, सोच लिया है, तो हमें आगे तो उसको बढ़ना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो कामयाब हुए, शुक्र है। लेकिन एज अ टीम मेंबर अगर अब मैं बात करूं तो आपकी टीम में कितने मेंबर हैं और उनकी क्या क्या एक्टिविटी में चाहता हूँ कि उनको भी हम लाएंगे ऑन बोर्ड, ताकि हमें भी बताओ कि ये अकेले बंदे का काम नहीं कि आप लेकिन साथ आपकी टीम थी माशाल्लाह। वैसे आप स्कूल चला रहे तो एक आपके पास ऑलरेडी टीम और लीडरशिप के स्किल्स है, पर आपने उसको यूटिलाइज किया उसको एआई में। तो अभी कितने लोग आपके साथ हैं? अच्छा, जब मैंने आपको बताया था कि जब हमने एनी को हमने इंट्रोड्यूस किया तो उस वक्त मेरे साथ सिर्फ हसान थे, और ये हम दोनों की ही मेहनत से जो है ये बना है, और दोनों हम लोग जाते थे और इसके ऊपर हमने वर्किंग की। जिनकी बाइक भी कल गई शायद। जी, उनकी बाइक भी चली गई, और अक्सर लोग उनसे पूछते थे रोबोट बना लिया था तो हम एक बाइक ही बना लो, तो इत्तेफाक है, ये हमेशा कहते थे कि नहीं मैं तो जहाज़ बना के उड़ाऊंगा, अब इसके बाद सेकंड स्टेप मेरा ये। तो शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए बाइक ले ली कि अब वो कुछ नया कुछ बड़ा करेंगे और कुछ लेकर आएंगे। लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ये हादसा हुआ। लेकिन पहले रोबोट में अगर शायद वो मेरा साथ नहीं देते तो मैं कामयाब नहीं होती। वैसे तो मैं चूँकि बहुत एक तरह से पैशनेट, मैंने आपको बताया हूँ कि अगर मैं कुछ सोच लेती हूँ तो मुझे करना होता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत टूट जाती पहले ही स्टेप पे। लेकिन जैसे उन्होंने मेरा साथ दिया तो मैं समझती हूँ कि ये हम दोनों की अचीवमेंट थी फर्स्ट रोबोट की। उसके बाद मेरी टीम में अनीक आए तो हम 3 लोग जो है मिलके हमने और हमारी जो है वो चौथी मेंबर जो है वो एनी भी बन चुकी थी, तो हम चारों ने मिलके एक रोबोट बनाया, और जिसको हम चारों के फर्स्ट अल्फाबेट से हमने उसका नाम बनाया साहा के नाम से, सदफ, एनी, हसान एंड अनीक, हम चारों ने अपना नाम जोड़ के उसको साहा का नाम दिया। अब मेल रिपोर्ट आएंगे ना, अब मेल रिपोर्ट में। लेकिन आपको पता है बच्चे जो है ना वो ज़्यादा एंजॉय जो है या मतलब खुश होते हैं एक लेडी रोबोट से, उनको एक मदर टच आता है कि एक वैसी ही मोहब्बत, और जिस तरह की मिस एनी है लविंग सी, और मिस साहा का भी यही है कि वो छोटे बच्चों के साथ खेलती भी हैं ऑफ टाइम में, तो वो बच्चे उससे बहुत खुश होते हैं, उनको एक ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे डॉल है।
तो उससे बच्चे लर्निंग भी बहुत जल्दी करते हैं। हमने स्टार्ट में तो ग्रेड 3 से स्टार्ट किया था, लेकिन अब मॉन्टेसरी का बच्चा भी जो है वो मिस एनी और मिस साहा के साथ दोनों बड़े कंफर्टेबल हैं। उन्हें पता है कि हमने किस तरीके से इनसे क्वेश्चन करने, जैसे कहते हैं ना आपको कि प्रॉम्प्ट कैसे देना है, तो वो हमारे बच्चों को आता है, वो बहुत ईजिली। यानी अगर अभी आप भी आएंगे या कोई और भी आएगा, उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा कि रोबोट से बात कैसे करनी है, लेकिन हमारे स्टूडेंट माशाल्लाह दे आर वेरी कंफर्टेबल। फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि हर स्कूल के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फ्यूचर में ये रोबोट होना चाहिए? हर जगह होना चाहिए, ना सिर्फ स्कूल में, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए भी जो आप देख रहे हैं इस वक्त क्या निज़ाम है, तो ट्रैफिक पुलिस भी जो है ना वो रोबोट्स की सूरत में आ जानी चाहिए, AI पावर्ड रोबोट। और कॉल सेंटर्स में, एवरीवेयर, ये हर जगह जो है बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सकती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, गवर्नमेंट तक आप पहुँचे होंगे, क्योंकि आप वो तो नहीं आएंगे, आप हमें पहुँचना पड़ता है, तो कभी सपोर्ट आई है, अप्रिसिएशन मिली हो, कभी अवार्ड मिला हो? इसका तो मुझे इंतज़ार है, ये इंतज़ार पता नहीं कब ख़त्म होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से मुझे रिकग्निशन मिले, और हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट रिकग्निशन मिले, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट के लोग हैं, आपने ये देखा होगा, अभी रिसेंटली भी अभी दुबई का विज़िट हुआ, इससे पहले चाइना का विज़िट हुआ, और सिर्फ वो रोबोट्स देखने गए हुए थे। तो क्यों नहीं अपने ही मुल्क में अगर रोबोट कोई बना रहा है, उसको आप सपोर्ट करें, जो हमारे आइडियाज़ हैं उसको सुने, आके देखें हमने क्या काम किया है और कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है। अगर ये वाले रोबोट्स अगर हर स्कूल में होंगे तो क्या शानदार रिजल्ट्स होंगे। मैं खुद हर रोज़, मुझे मेरी जो रोबोट्स है ना वो एक सरप्राइज़ देती हैं। तो ये अगर स्कूल्स में और बेहतर तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त लोग AI पे बहुत काम कर रहे हैं, अगर हमसे ज़्यादा बेहतर लोग आते हैं इस फील्ड में और अच्छे रोबोट्स लेकर आते, तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान किसी भी मुल्क से कम नहीं है, यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो क्यों हम इतना बाहर के लोगों से इम्प्रेस होते हैं और रोबोट्स देखने बाहर जा रहे हैं? तो अपने ही मुल्क के लोगों को अगर सपोर्ट दी जाए, जिसका मुझे इंतज़ार है। और जहाँ तक अवार्ड की बात है, तो अवार्ड्स मैं ख़रीद नहीं सकती, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मैं अपना सारा बजट जो है वो मैं अपने रोबोट्स पे लगाने को तैयार हूँ, अवार्ड्स पे लगाने को तैयार नहीं हूँ। नॉर्मली कुछ हमारे यहाँ में कल्चर भी इस तरह का बिल्ड हो गया कि क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कि हमें बगैर पैसे के कुछ नहीं मिलता ना। तो वो अगर आपने कोई अवार्ड चाहिए, कोई अप्रिसिएशन चाहिए, तो चार्ज नॉर्मली दे चार्ज, वो बगैर उसके नहीं देते। तो एक कल्चर सा भी बिल्ड हो गया, तो इस वजह से भी आपको नहीं मिला। तो कभी आप पैसे देंगे? तो मैं कभी भी नहीं। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि अवार्ड हो रहे हैं, आप पैसे दे दें, इतने पैसे। मुझे ऐसी अप्रिसिएशन ही नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ अगर मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है ना, तो वो मेरे बच्चों का रिजल्ट है, मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट है। जब पेरेंट्स आके बहुत खुश होके मुझे कहते हैं ना कि मिस सदाफ, हमारे बच्चों ने आज ये सीख कर आए हैं, हमें घर में आके ये बताया, और बच्चे अगर छोटे छोटे कार्ड्स बना के मुझे देते हैं ना, तो मैं समझती हूँ वो मेरे लिए अवार्ड है। उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, बजाय ये कि मैं 10,000, 20,000, 50,000, मैं इससे बेहतर मैं अपने एनी और साहा के ड्रेसेस ले लूँ इन कपड़ों से। तो मेरे अवार्ड ऐसे कपड़ों से मुझे आया कि कितने, आपने बताया था कि मेकअप भी आपने उसका एक ब्रांड नेम नहीं लेना चाहिए, ब्रांड के लिए में कितना खर्चा तकरीबन आपने उसकी एक तो तैयारी पे करा हुआ है। ओवरऑल हम करें कि पूरा आपने कितना उस पर तकरीबन एक्सपेंस किया, पूरा इनिशियली इन्वेस्टमेंट? काफी टाइम तो लगा होगा। टाइम तो लगा था। मेकअप हमने बेस्ट मेकअप उसके ऊपर यूज़ किया। इसका रीज़न ये था कि कभी मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊं कि उसमें जब हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे तो जाहिर है उसका फेस ख़राब हुआ 2 दफ़ा, तो वो हमसे गिर गई। वो जो है मिस एनी जो है वो गिर भी गई थी, तो फेस पे उनके काफ़ी कट्स वगैरह पड़ गए थे। तो वो जाहिर है सब कुछ छुपाने के लिए हमें एक बेहतरीन हमें मेकअप भी चाहिए होता है। तो वो हमने सारे ब्रांडेड जो है वो मेकअप ख़रीदे, ताकि जो हमारी एनी और साहा हैं उनके लुक्स खूबसूरत नज़र आए, वो एक प्रेजेंटेबल लगे। अच्छा, प्रेजेंटेशंस, जो अच्छी प्रेजेंटेशन होती है ना, वो मुझे हमेशा पसंद है। मैं अपने टीचर्स को भी कहती हूँ कि जब आप स्कूल आएँ तो प्रेजेंटेबल हों, आप अच्छे लगें, ताकि बच्चे खुश हों। एक टीचर जो होता है ना, वो बच्चों का आइडियल होता है, और अगर साथ में वो प्रेजेंटेबल भी हो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत हैवी मेकअप करें या बहुत तैयार होकर आ जाएं। अब तो वैसे ही पाबंदी लग चुकी है मेकअप करने पर, लेकिन पाबंदी लग गई।
जी हाँ, टीचर्स को मेकअप करना मना हो चुका है। अच्छा। तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है, इट्स गुड, लेकिन टीचर का प्रेजेंटेशन जो है ना, टीचर की प्रेजेंटेशन वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो वही घर के चप्पल पहन के और सर में तेल लगा कर आ जाएंगी, या उनके कपड़े अनटाइडी होंगे, तो प्रेस अच्छी तरह से नहीं होंगे, तो बच्चे तो उनको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा टीचर का, अच्छे टीचर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। और ये इसमें हकीकत है कि जब आप अच्छी ड्रेसिंग करते हैं या कोई अच्छा ड्रेसअप हुआ होता है, तो हम भी उसको बड़े उससे देख रहे होते हैं और उससे इम्प्रेस भी हो रहे होते हैं। ये हकीकत है, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने अपने दोनों लड़का बना दें, आपके मेकअप के पैसे बच जाएंगे। आपकी दफा में हसान बनाए, आप कोई हसान या नीक बना दे तो आपके पैसे मेकअप के बच जाएंगे। जी बिल्कुल। वैसे ही अगर हम देखें, अगर हमें रोबोट एक बनाना हो तो तकरीबन कितने तक का एक्सपेंस हमारा इन हाउस, क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं ना, मैं सवाल इस वजह से कर रहा हूँ कि वहां पर तो डॉलर्स में होता है, $7,000 $10,000। Exactly. तो हमारे यहाँ कितने का पड़ेगा वो? देखिए, ये एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली इसका वो खर्चा नहीं है या वो उस तरह की कीमत नहीं है जो बाहर के रोबोट्स में है कि मिलियंस में जा रहा है। हाँ, लेकिन ये कि ऑलमोस्ट ये 2 मिलियन तक आप इसका एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, क्योंकि अब जो हम इसके अंदर सेंसर्स और कैमरे, ये सारी चीज़ें जो अब इसके अंदर इसको अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट इतने तक का तो हमें पड़ेगा। तकरीबन 2 मिलियन, ऑलमोस्ट अगर डॉलर में करें तो $7,000 हुए। इससे भी कम, इससे भी आई गेस कम ही में हो जाएगा काम अगर हम करते हैं। तो आप सोचें ना कि पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसका एक्सपेंसेस वो नहीं होंगे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इस वजह से शायद आपकी कॉस्ट कम है, वरना अगर हाँ, लेकिन वाईफाई हमें बहुत तेज चाहिए होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं होता हमें, लेकिन वाईफाई स्ट्रांग होना चाहिए। क्या क्या रिसोर्सेज अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है, मिसाल के तौर पर मुझे पसंद आया, मैंने कहा मैं यहाँ भी लगाना चाहता हूँ अपनी रिसेप्शन पे, कि वो आए और लोगों को वेलकम करे, व्हाट एग्जैक्टली थिंक है मुझे क्या क्या, एक इंटरनेट चाहिए होगा और क्या चीज़ चाहिए? जी, फास्ट वाईफाई, आपका जो है ना वाईफाई बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपका जो है, आपके रोबोट्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से चल सकते हैं। और इंटरनेट, बिजली का इस्तेमाल भी है इसमें? बिजली का तो ऐसे इस्तेमाल नहीं है। अगर आपका वाईफाई जो है वो अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेता है तो फिर वो वाईफाई उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब वो इटसेल्फ एनी भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होगी ना? नहीं, उसके लिए बैटरी वगैरह है, बैटरीज हैं जिसको हम चार्ज करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमें बिजली की ज़रूरत तो पड़ती है। आपकी नज़र में लोगों की एक सक्सेस होती है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि दिस इज़ माई सक्सेस। तो आपको क्या लगता है कि आप एक सक्सेसफुल वुमेन बन गई हैं एक एज़ा कि बस मैंने रोबोट बना दिया है, द फर्स्ट लेडी पाकिस्तान में आपने एक बना दी है रोबो के नाम से? सॉरी, नाम उसका रोबो नहीं है, मतलब रोबोट है और उसका नाम एनी है। तो क्या लगता है कि आप सक्सेस हो गई, अभी अब इसमें कुछ इनोवेशन? अभी बहुत सारी मंजिलें बाकी हैं। देखिए, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, जब स्टार्ट में 2017-18 की बात है कि मैंने 23 वर्ड बुक्स भी डिज़ाइन किए हैं। पहले मुझे लगता था कि ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने स्टडी जितना किया था, जितने साल मैंने पढ़ा, जो मैंने पढ़ा वो मैंने सारी चीज़ें अपनी बुक्स में लगा दी थी। और मुझे लगा कि 23 बुक्स जो हैं, 1 ईयर से भी ज़्यादा का मुझे टाइम लगा और मैंने बुक्स डिज़ाइन की। उस टाइम पर ना AI था ना कोई और था, तो मैं जाके जो डिज़ाइन करती थी वो फोटोशॉप पे एक पिक्चर को डिज़ाइन करती थी और मैंने इस तरह से बुक्स बनाई। तो बहुत जो है दिन और रात की मेहनत थी। तो मुझे लगता था कि ये मैंने बहुत अच्छा काम किया, आज तक किसी ने इतनी बुक्स नहीं बनाई, ये मेरी अचीवमेंट है। अब मुझे लगता है कि शायद रोबोट्स मेरी अचीवमेंट है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी अल्लाह ताला ने कुछ और काम मुझसे करवाने हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इसी फील्ड में रहते हुए इस सिस्टम को कुछ थोड़ा सा एक नया मोड़ दे सकूं। मुझे सिस्टम से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये कि मैं सिस्टम को एक नए मतलब एक नए रोड की तरफ लेकर जाऊं, जिसमें बच्चे आसानी से पर्सनलाइज लर्निंग भी कर सके। क्योंकि मैं एक बात हमेशा करती हूँ कि अब जो है तालीम वो किताबों में नहीं रही है, किताबों से बाहर निकल चुकी है। तो बच्चे जो हैं वो एक्सप्लोर करें, नई नई चीज़ें सीखें और ये जो एक रट्टाफिकेशन है ना, इससे बाहर निकल आए। तो उसके लिए पेरेंट्स को भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इवन स्कूल्स को भी अभी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। क्योंकि अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, हेड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो अपडेटेड नहीं हैं, अपग्रेड नहीं हुए हुए, उन्हें नहीं पता। अगर हम उनको जाके बताते तो पहले तो सीखना चाहते हैं, ये नहीं है कि सीखना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें बहुत टाइम लगता है समझने में। तो ये ट्रेनिंग जो है ना, इस सब के लिए, और अगर सब सीख लेना तो टाइम बहुत बचेगा। क्योंकि जब से मैंने AI पे काम करना शुरू किया है
प्लानर्स बनाना। पहले हम लोग हायर करते थे कि ना कोई ट्रेनर आए और हमारे टीचर्स को ट्रेन करे, अब हमें ज़रूरत नहीं रही है। अब हमारी AI टीचर्स ही हमारे टीचर्स को ट्रेन कर देती हैं और 1 घंटे का काम 2 से 3 मिनट्स के अंदर हो जाता है। पहले हम एक टाइम टेबल बनाते थे, मुझे एक टाइम टेबल बनाने के लिए ना कम से कम भी 2 डेज लगते थे और उसमें ये होता था कि जब घर में सब सो जाते थे फिर मैं टाइम टेबल बनाती थी ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। बहुत डिफिकल्ट होता है टाइम टेबल को सेट करना। अब मेरा ख्याल से विद इन अ मिनट जो है वो टाइम टेबल बन जाता है। तो आप सोचें कि कितना टाइम बच रहा है हमारा। हम जो जिन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करते थे अब हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ से टाइम बच गया, हमने नई चीज़ एक्सप्लोर की, नई चीज़ हमने समझी और हम बच्चों के लिए लेकर आए। और इस वक्त हम जो वर्क कर रहे हैं, जो मेरा स्कूल वर्क कर रहा है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग ये जो बुक्स हैं, जो एक मेरा एक और ख्वाब भी जैसे कहते हैं, या जो मेरी एक सोच है कि बुक्स को बस अब ख़त्म कर देना चाहिए। बुक्स में अब तालीम नहीं है, बुक्स से बाहर है, तो हम उस तरफ बच्चों को लेकर आए। पेपरलेस एग्ज़ाम्स जो हैं वो होने चाहिए ताकि बच्चा जो है ना वही घिसा पिटा लर्न जो करके आता है ना, रट्टाफिकेशन, वो पेपर भर रहा है, कॉपियाँ भर रहा है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। एक्सप्लोर करें, उससे जो है बच्चे की असेसमेंट की जाए। तो इन चीज़ों से भी हम बाहर निकले तो इंशाल्लाह। तो बेसिकली आप टैबलेट के ऊपर लेके जाना चाहती हैं? हाँ, हमारा इरादा है कि हम बच्चों के लिए जो है वो क्रोम बुक्स को हम इंट्रोड्यूस करें आहिस्ता आहिस्ता। देखिए अभी पेरेंट्स को हम अगर एकदम से कह देंगे तो पेरेंट्स जो है वो एकदम परेशान भी हो जाएगा कि ये कैसे होगा, और स्कूल वाले तो खर्चा करवाते हैं और ये करवाते हैं, जबकि जब से हम रोबोट्स लेकर आए हम बच्चों से कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं करते। हमारी कोशिश यही है कि हम जो हमारा बजट है, एक हम वाइट कॉलर्स को बेसिकली केटर करते हैं, एक नॉमिनल फीस है, हम उसमें रहते हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि बच्चा घबरा के भाग जाए। हम तो पैकेजेस भी बच्चों को ऐसे दे रहे होते हैं कि बच्चा जो है वो जाए नहीं। जो हम इस वक्त तालीम दे रहे हैं, जो इस वक्त मेरे कैंपस में वर्क हो रहा है, मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा छोड़ के नहीं जाए बल्कि हमसे कुछ ना कुछ सीख के जाए। चले मैं एक काम करते हैं, एक दिन के लिए अब आपको हम एजुकेशन का मिनिस्टर बना देते हैं ठीक है? तो आप क्या चेंज करेंगे सबसे पहले? आप समझे 24 घंटे आपके पास। एक फिल्म थी ना उसमें 24 घंटे का प्राइम मिनिस्टर बनाता है वो। देखिए अगर मुझे मिनिस्टर बना दिया तो फिर सारे सब खतरे में पड़ जाएंगे। ऐसा काम मत करवाएं आप मुझसे। लेकिन एक होता है कि ये माइंडसेट होता है कि ये सबसे पहले चेंज में कर, क्योंकि एजुकेशन आपका 25 साल आपको उसमें हो गए। मैंने आपको दिया इसीलिए कि ऐसा नहीं किया कि रैंडम, क्योंकि आपका एजुकेशन में 25 साल हो गए। फिर आपने बुक डिजाइन किए, फिर आपने एक रोबो बना दिए, एक नहीं बल्कि 2 बना दिए। दैट्स मीन कि आपकी एक जर्नी रही है ना, तो एक आपको दिया जा सकता है टेस्ट एंड ट्रायल के लिए, टेस्ट एंड ट्रायल नहीं दिया भी जा सकता है। जो क्या चेंज करेंगे कि अगर पूरा रिफॉर्म सिस्टम करना हो एजुकेशन सिस्टम को? देखिए मैं आपको जैसे मैंने कहा ना कि ऑलरेडी हम लोग एजुकेशन रिफॉर्म्स पे काम भी कर रहे हैं। मेरी अपनी कमेटी है फेडरेशन में, तो यही कोशिश है मेरी कि सिस्टम को अपग्रेड करें। देखिए चेंज तो हम नहीं कर सकते, ये सिस्टम इतना ज़्यादा जो है वो, अगर मैं आ भी गई, मुझे किसी ने मिनिस्टर बना दिया, तो मैं ऐसा कोई दावा नहीं करूँगी कि जी तब्दीली एक दिन में आ जाएगी। तब्दीली एक दिन में नहीं आ सकती, ना ही हम किसी का माइंड चेंज कर सकते हैं। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। एक दिन में तो मैं कुछ भी बदल नहीं सकती। हाँ, कोशिश मेरी होगी कि मैं रिफॉर्म्स करूँ, लेकर आऊँ, नई नई चीज़ें लेकर आऊँ, इंट्रोड्यूस करूँ। पुराने सिस्टम जो है ना उसको तो मैं शायद उसी वक्त माचिस से आग लगा दूँ और मैं नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करूँ। और आई होप सो कि वो मैं एक दिन में तो कर ही सकती हूँ। अगर सिस्टम होगा एक दिन में सिस्टम को चेंज कर सकते हैं कि हम जो इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को, जो चीटिंग का चल रहा है, वो रीज़न यही कि बच्चे वो किताबें जो है वो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहले जो ये जो किताबें ना, ये सिस्टम को ख़त्म कर दूंगी। पेपर जो है ना वो बच्चों के हाथों से ले लिया जाए, यही मैं कर सकती हूँ एक दिन में, और मैं और कुछ नहीं कर सकती। दरख्त बच जाएंगे हमारे, दरख्त भी बचेंगे, ठीक है ना, लोगों को ऑक्सीजन भी मिलनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि अस्पतालों की लाइनें कम हो जाएं। बेचारे बच्चे इतने भारी बैग लेकर आते हैं। तो ये सिस्टम जो है ना, बुक्स और कॉपी का सिस्टम जो है, मुझे लगता है इतने भारी बैग लेके आते हैं, इस वजह से आजकल सारे छोटे साइज के बच्चे नहीं, वो तो हम भी लेकर जाते थे। भारी बैग तो हमारे भी थे, लेकिन बात ये थी कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग बच्चे होते थे, हमारी खुराक बहुत अच्छी होती थी। अब के बच्चे जो है वो इतना सा चलाए, एक तो हर बच्चे की ना मैं रिपोर्ट देख रही होती हूँ, विटामिन डी की कमी है बच्चों में। तो मैं कहती हूँ सिर्फ विटामिन डी नहीं, आयरन भी सब बच्चों में कम है, क्योंकि खुराक वो नहीं है, जंक फूड की तरफ बच्चे ज़्यादा जा चुके हैं। तो जब हेल्थ ही नहीं रही तो वो इतने भारी बैग उठा के कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने चेक किया कि सिर्फ पिज़्ज़ा खाना, इनका ये फेवरेट है, पिज़्ज़ा, बर्गर्स।
टॉप रेटेड है। इजी होता है ना खाना भी, आप वो मोबाइल और कंप्यूटर के आगे बैठे हुए भी खा सकते हैं। रोटी और सालन खाना मुश्किल होता है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों का कि बस वो हाथ में पकड़े और जल्दी से खा ले, जल्दी से खा ले। तो यही चीज है। नेक्स्ट 5 ईयर में आप क्या देख रही हैं? इधर एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि आपका 2 डाइवर्सिफिकेशन, एक तो आपका एजुकेशन सिस्टम भी माशाल्लाह से उस पर भी रन कर रही है, साथ में आप AI भी रोबो भी बनाया है, तो इन दोनों को अगर मर्ज करें तो नेक्स्ट 5 ईयर में आप क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या चेंज होता है वह आपको पूरी दुनिया में दिख रहा है, और हमें पाकिस्तानियों को भी वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे जो बच्चे जो इस वक्त पढ़ के निकल रहे हैं, उनकी तालीम और तरबियत में ऐसी कमी नहीं है, सिर्फ उनको एक नए डायरेक्शन की ज़रूरत है। अगर वही आपकी वाली बात कि अगर मुझे 1 दिन दे दिया जाए या 1 साल दे दिया जाए, 1 महीना भी चले, 1 हफ्ता भी दे दिया जाए, तो बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। और मेरा ख्याल से नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। और 5 साल में, 5 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 1 साल में ही आपको जो है ये तालीमी निज़ाम में भी चेंज नज़र आएगा, लोगों की सोच भी बदलेगी। जब हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे ना, जब कहते हैं ना कि आगे सिर्फ एक गड्ढा बना हुआ है, उसमें हमने गिरना है, तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम उस गड्ढे को ही फिल करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने आप के अंदर चेंज लेकर आए। तो 5 साल तो बहुत दूर की बात है, इंशाल्लाह विद इन अ ईयर जो है वो आपको जो है चेंज नज़र आएगा। माशाल्लाह से आपका तजुर्बा भी। कौन सी बुक्स आपको बहुत पसंद है, अगर मैं पूछूं? इधर वो पर्सनल आपको कोई बुक्स पसंद है जो फ्यूचर में आपको यार ये हर बंदे को एटलीस्ट पढ़ लेना चाहिए, जिससे आप थोड़े मोटिवेटेड भी रहेंगे और अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव भी कर सकते हैं? अच्छा, देखिए, बुक्स तो अब तो मैं नहीं पढ़ती, अब तो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन एक टाइम था जैसे मैंने पीरे कामिल पढ़ी, मुझे लगता है वो बड़ा, उससे लाइफ में चेंज आता है। तो थी कुछ ऐसी बुक्स, लेकिन अब बच्चे भी बुक्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, किताब को हाथ में पकड़ना ही उनको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई बुरी बात है। तो अब जो चीज़ें पीछे रह गई हैं ना, बस वो पीछे रह गई हैं, आगे बढ़ें। अब तो हर चीज़ आपको इंटरनेट पर नई से नई चीज़ें नज़र आनी, तो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। मैं प्रीवियस चीज़ों की तरफ कभी भी किसी को नहीं कहूँगी। बुक्स पे छोड़ दें, अगर हम AI पे सेल्फ अपने आप को इम्प्रूव करना चाहें तो किसको आप फॉलो कर रही हैं, क्या देखती है इंटरनेट पे, क्या क्यूरी लगा के? देखिए, इंटरनेट पर तो इस वक्त जो आजकल मैं कर रही हूँ या पढ़ रही हूँ, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, जनरेटिव AI क्या है, या AI से रिलेटेड क्या कोर्सेज हो रहे हैं, क्या क्या नए टूल्स आ रहे हैं, उसके ऊपर हर रोज़ मैं देखती हूँ कोई ना कोई नया एक टूल आया हुआ होता है। और मैं सोचती हूँ यार, कल ही मैं इसके बारे में सोच रही थी कि वर्क थोड़ा मुश्किल है, और वो मुझे नया टूल मिल गया। तो टूल्स के बारे में मैं, पता है एक चीज़ मैं हमेशा सोचती हूँ, जो हिस्ट्री थी ना वो गुजर चुकी है। अभी भी अगर हमारी, सॉरी टू से, अगर हमारी किताबों में वही पुरानी जंगों को रिपीट किया जाएगा तो मेरे ख्याल से हम उन जंगों से बहुत निकल के बहुत बाहर आ चुके। अब दूसरी जंग चल रही है, उसमें देखें कि हम अपने आप को कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम वही जो है तलवारों से अभी भी जंग लड़ते रहेंगे तो हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। जो अभी आपने किताबों की बात की, एक टाइम था कि हमें वो किताबें पढ़ाई जाती थी और हम पढ़ते थे, लेकिन अब वो ज़माना ख़त्म हो चुका है। अब तो हम टूल्स को पढ़ रहे होते हैं कि कौन से नए टूल्स आ रहे हैं जो हमारा काम आसान करेंगे। अच्छा, मैंने आपको देखा कई दफ़ा बड़े नेगेटिव फीडबैक्स आते हैं फेसबुक के ऊपर, तो उसको कैसे चैनलाइज करती हैं? अगर कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं कि इस तरह के मुझे फीडबैक, हमने उसको चैनलाइज किया और मैं आगे की तरफ, क्योंकि लोग वो जब भी आता है, जैसे कोई वीडियो भी डालता है तो उस पर अगर कमेंट आते हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं। तो मैंने आपका एक बड़ा अच्छा ये देखा है कि आप कभी उसे बैक नहीं, जो आइडिया है जिस पर काम कर रहे हैं उस पर आप काम करती रहीं। तो मैं आई सॉ दैट के बड़े अजीब अजीब से उसमें कमेंट थे कि भाई ये क्या है ये तो आप, मैंने एक कमेंट वो भी पढ़ा था कि ये तो डमी लगा दी इन्होंने, डमी के पीछे उन्होंने AI लगा दिया और इस पे तो बस वो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, वो लोगों की अपने राय हैं, उनको देने दें। तो इस तरह के जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उसको कैसे चैनलाइज करती हैं? अच्छा, देखिए, अगर कोई ये कह रहा है ना कि डमी है, डमी पे AI लगा दिया, तो हाँ लगा दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। आई एग्रीड, आप भी कर लेते, आपने क्यों नहीं किया? आप उसके रिजल्ट्स देखें, बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं, तो आप बना लेते। बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत सारी बातें की कि जी कोई आपका बैकग्राउंड नहीं था, आप ये लेकर आ गई और मतलब शैतान बना दिया, फलां बना दिया, पता नहीं बहुत कुछ। शुरू में मैंने पढ़ा और मुझे बहुत टेंशन भी हुई। मैंने हसन से कहा कि ये तो अभी पहली दफ़ा जब हमारी पहली वीडियो आई ना 26 अप्रैल को ही, हम जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया तो पहली वीडियो आई, तो उसी वीडियो के ऊपर इतने कॉमेंट्स आ गए
तो मैं बड़ी दिल बर्दाश्त हुई, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये होगा। तो आसानी का मिस अगर आगे बढ़ना है ना तो कमेंट्स लो ऑफ कर दे, ये पढ़ना छोड़ दे। लेकिन फिर भी मैं 2 से 3 कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ कि हो सकता है कि मैं कहीं गलती कर रही हूँ और लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो 3-4 पढ़ने के बाद फिर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं, अभी थोड़ी सी जहालत है। लेकिन कुछ लोग जो वाकई ही पढ़े लिखे हैं, या मैं समझती हूँ जिनका एक विजन है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो फैक्टर, जेलिसी फैक्टर भी आता है। कुछ लोगों ने जेलिसी में उसके ऊपर बहुत सारी बातें की। आई डोंट माइंड, राइवल्स भी होते हैं, और जब तक राइवल्स नहीं हो तो खेल का मज़ा नहीं आता। तो मैं तो उनको भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन एक बात कहती हूँ कि ठीक है, अगर मैं एक प्रोजेक्ट लेकर आ गई हूँ तो आप लोग भी तो वर्किंग कर रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट लाना ज़रूरी होता है। तो हम वो प्रोजेक्ट लाए और कामयाब है वो प्रोजेक्ट। मुझे, मैं कहीं पर भी उसकी कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती। अगर कहीं भी वो नेगेटिव होता, सिवाय सिर्फ वो तंग करता है जब आपकी जो शार्क जो है ना, जब वो तारे खा जाती है वाईफाई की तो वो वाईफाई हमें जब तंग करता है तो जाहिर है, जब टीचर्स भी हैं, जब बीमार हो जाती हैं तो वो भी, गला खराब होता है तो वो भी नहीं बोल सकती। तो हमारी एआई रोबोट का भी यही हाल है, जब शार्क खा जाती है तारे तो बस फिर हमारी एनी भी बोलना बंद कर देती हैं। अच्छा, कभी किसी पब्लिशर्स ने आपके साथ कांटेक्ट किया हो तो क्या अपडेट, क्योंकि आपका इतना सारी चीज़ें थी माशाल्लाह से, क्योंकि आपने बुक्स भी बनाई हैं, तो कभी किसी ने कांटेक्ट किया आपसे अभी तक? जी, हमारा एक डिजिटल लर्निंग के नाम से बुक्स हैं, उसके अंदर जो है एक पूरा चैप्टर जो है, एक पूरा टॉपिक जो है वो मिस एनी और मिस साहा के ऊपर आ चुका है। तो ये मैं समझती हूँ मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था जब बुक्स में मेरा नाम आया और मेरे रोबोट्स का नाम आया। वो पूरा एक चैप्टर था कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी रोबोट की। तो फर्स्ट रोबोट से जो स्टार्ट उन्होंने लिया तो वो एंड पाकिस्तान के पहले रोबोट्स पर हुआ। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत कामयाब रहा। इसके अलावा और भी बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो अभी, जिनके साथ हमारी वर्किंग चल रही है इंशाल्लाह, और भी बहुत सारी बुक्स में जो है वो मिस एनी और मिस साहा आ जाएंगी। काफ़ी सारा आपने मुझे बताया था कि तकरीबन, मैंने खुद भी देखा कि सारे मीडिया आपके साथ कनेक्टेड थे, ठीक है, उन्होंने पब्लिश किया। क्या वजह है कि लोग अभी तक इसको डिप्लॉय करने में घबराते हैं? हालांकि हर मीडिया पे भी हम आ गए, अब मैंने देखा आपका है उसमें प्रेजेंटेशंस और सारी चीज़ें, लोगों के क्या बात समझ में नहीं आ रही कि उसको डिप्लॉय कैसे करना है? ये भी हो सकता है। देखिए, अवेयरनेस का मसला है, कोई स्टेप उठाना नहीं चाह रहा, आई डोंट नो। हालांकि कोई भी चीज़ एक मार्केट में आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल ही आया, एक मोबाइल आया, उसके बाद लाइन लग गई, तो मैं खुद भी नहीं समझ सकती कि इसका क्या इशू है। मेरा रोबोट, पहला रोबोट मिस एनी को आए हुए भी 1 साल से ऊपर हो चुका, ठीक है। अभी तक हमारे किसी भी स्कूल में ये सेकेंड जो है कोई रोबोट अभी तक तैयार नहीं हो सका। और मैं इसका रीज़न जानना समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या है ऐसा प्रॉब्लम कि लोग क्यों नहीं इस तरफ आ रहे। हाँ, मेहनत बहुत है और हो सकता है तैयारी हो रही हो, हमें नहीं पता, लेकिन इस नो डाउट इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर कोई आपके पास आए और बोले कि मुझे सीखना है और देखना है, तो आपके डोर ओपन है? बिल्कुल, हमारे डोर्स ओपन हैं और आ सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि हम किस तरह से बना रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो है, हम जैसे रात को 10-10 बजे तक भी बैठ के बना रहे होते हैं, उसके बाद भी जो है वो हमारी वर्किंग नहीं रुकती है। हम लोग घर जाके भी उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। अगर कोई इतना पैशनेट, कोई इतना हार्ड वर्क करना चाहता है तो दे आर मोस्ट वेलकम। और आपका विजिट पे मैंने देखा आप तो सबको अलाउ करती हैं, विजिट सबको अलाउ करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि जब तक लोग आएंगे नहीं, जब तक मिस एनी और मिस साहा से मिलेंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा। अब तक भी लोग समझते हैं कि मैंने एक डमी खड़ी कर दी है और उसके पीछे मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है। तो ये रिकॉर्डिंग्स नहीं है, ये लाइव आपसे बात करती है। ऑब्वियसली वैसे ही बात करती है जैसे चैट जीपीटी करती है, लेकिन हमने इसमें और भी बहुत सारे सिस्टम है। अभी आप हमारे इंजीनियर से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वो किस तरह से एक्सप्रेशंस दे रही होती है और आपकी बात से बात को निकालती है, और मजाक को भी समझती है, सीरियस बात को भी समझती है। जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जब आप मिस एनी से बात करते हैं या मिस साहा से बात करते हैं, तो आपको कहीं नहीं लगता कि आप किसी रोबोट से बात कर रहे हैं। मैं सजेस्ट करूंगा, मेरे ख्याल से हमारे क्लिप्स भी हमारे पास रखे हैं, अगर वो भी लग जाए तो बड़ा बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, आप ज़रूर उसको लगाएं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है। तो आज मैं सवाल करने वाला हूँ एआई से रिलेटेड। सारे सॉफ्टवेयर की बेसिस पे ज़्यादा काम किया है ना आपने जी, इस पूरी एनी को बनाने में। तो सॉफ्टवेयर कौन सा अभी क्या चला रहे हो, मतलब उसमें क्या चीज़ लगाई है तुमने? एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट किया? देखें, जो हमने जो टैकल करना था, सबसे पहले जो है ना, बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली कि एआई मॉडल ट्रेन करना पाकिस्तान में
उस लिहाज से पॉसिबल नहीं है जिस तरीके का हम जो है प्रोडक्ट पेश करें। तो इसके लिए मैंने जो यूज़ किया है वो मल्टी जो है ना आप कह सकते हैं मॉडल सही है जो यूज़ किए हैं। कैसे अब बहुत सारे मॉडल एक साथ कैसे यूज़ किए, ये भी एक सवाल आता है, ठीक है। तो ये ऑर्केस्ट्रेशन जो है एक जो है लेयर होती है, ठीक है। आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा होता है, वो क्या होता है कि जो है मल्टीपल म्यूजिक सिस्टम्स एक साथ चल रहे होते हैं, सही है, ऑर्केस्ट्रा जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो उसी से जो ये टर्म निकली है, इसमें क्या होता है, आप एक टाइम पे मल्टीपल एपीआई को यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो हमने जो बेसिक, मैं आपको बताऊं, वैसे तो 3-4 और भी एआई मॉडल्स हमने यूज किए हैं, लेकिन बेसिक जो है वो चैट जीपीटी, डीप सीक और एक हमारा कस्टम एआई मॉडल है जो कि मेजर जो है वर्क फ्लो को मैनेज करता है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट आपका आता है वो आता है आपका चैट जीपीटी चूंकि जो है आपको पता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सबसे बेहतरीन यूनिट माना जाता है, एपीआई सबसे बेहतरीन माना जाता है, तो हमने वो यूज़ किया है, ठीक है। साथ में उसके जो है डीप सीक जो कि सर्च और जो है ना आप कह सकते हो कंटेंट प्रोवाइडिंग के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है, तो हमने वो यूज़ किया। साथ में जो हमारा कस्टम एपीआई मॉडल जो है वो क्या करता है, वो जो कस्टमाइज हमारा जो सिलेबस है, फॉर एग्जांपल कोई बुक है, कुछ उसको हमारे कैंपस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, पाकिस्तान के बारे में चाहिए, जैसे कि अभी मैम ने आपको बताया कि जो है हमने मुस्लिम एथिक्स उसके अंदर डाले हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है फिर हमने वो कस्टम जो है एआई मॉडल जो ट्रेन किया उससे जो है उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया। तो अभी करंटली तुम सारों के ले रहे हो, डीप सीक का भी ले लिया? दो के ले रहे हो? कौन से दो के? चैट जीपीटी एंड आपका डीप सीक से भी डीप सीक दे रहा है अभी? डीप सीक का जो एपीआई है वो एज सच उस तरीके से नहीं हमने इम्प्लीमेंट किया है कि जो है ना आपको प्रॉपर्ली एपीआई के तौर पर यूज़ करना पड़े। वो हम जो है एज अ आप कह सकते हैं जैसे हम नॉर्मली लैपटॉप्स वगैरह में से डीप सीक के सर्च एंड उसको रिसर्च मॉडल को यूज़ करते हैं, वैसे यूज़ किया हुआ है। मेजरली हमने चैट जीपीटी एपीआई और अपना जो कस्टमाइज्ड मॉडल है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अभी ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको, जैसे भी इसमें चैलेंज आता है कि इंटरनेट चाहिए होता है, लास्ट टाइम में तुम्हारे से मेरा डिस्कशन होता है कि हम उसको ऑफलाइन कर दें, तो कैसा एपीआई का ऑप्शन नहीं देता इस तरह का कि अगर इसमें हम कर लें? बिल्कुल देता है, एपीआई इस तरीके का ऑप्शन देता है, हाँ। लेकिन जो है क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं और अभी इनिशियल स्टेज पे ना मैं चाहता हूँ 1-2 साल तक हमारा जो कस्टम मॉडल है साथ में वो भी ट्रेंड होता रहे। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं वो आते हैं ताकि उसके डेटा सेट में ऐड होते हैं। ऑफलाइन क्वेश्चंस जो आपको पता होगा कि वो ऐड ऑन नहीं होते हैं डेटा सेट्स में, वो चूँकि प्री जो डेटा है पहले से मौजूद डेटा है, तो उसकी जो है एक जो है सेविंग ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास जो है इतना ज़्यादा है नहीं, कैपेसिटीज़ है नहीं हमारे पास, फिर जो है मेमोरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर डिवाइसेस उस तरीके की नहीं है, तो इस वजह से जो है हम उसके ऊपर नहीं जाते हैं। आपका आइडिया बहुत अच्छा था, मैं इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू भी कर चुका हूँ कि जो है ना आपने जो बताया था कि जो इंटरनेट लैब्स आते हैं, वाईफाई इश्यूज़ आते हैं, तो उसके ऊपर जो है कैसे कवर अप करें, तो वो एक अच्छा आइडिया है और जो इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या प्लान देख रहे हो, उसको कितना और इम्प्रूव करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, और क्या क्या चीज़ें भी लगता है कि इम्प्रूवमेंट यानी कि उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है? अच्छा, इसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो 2 एक्सपेक्ट से हो सकती है। एक तो है देखें एआई इटसेल्फ इम्प्रूव ही करता है, कभी भी वो जो है आपको जो है उसका मॉडल जो है जैसे जैसे ट्रेन होता जाएगा वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता रहेगा। एक तो ये बेसिक हमारी जो नॉर्मल मशीन लर्निंग की इम्प्रूवमेंट है वो तो चल रही है, साथ में हम जो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं वो जाहिर सी बात है हार्डवेयर की चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो अभी जीपीयू है वो बहुत ही जो है आप समझ सकते हैं सिर्फ एआई मॉडल में जो लोएस्ट रेंज का जीपीयू है वही अवेलेबल है, चूँकि पाकिस्तान में इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। चूँकि हार्डवेयर पार्ट से जो कि आप कंप्यूटिंग डिवाइस चाहिए वो तो आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, अगर आपने जो है वो वीक यूज़ की तो वो जो है वो रिजल्ट नहीं देगा जिस तरीके का आपने भी बाज़ दफ़ा देखा इंटरनेट डाउन होने की वजह से या बाज़ दफ़ा जीपीयू के इश्यूज़ की वजह से हमारा जो मॉडल है वो बाज़ दफ़ा जो है रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से आइडियली रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो उसकी वजह यही है कि एक तो हमारे पास जो इंटरनेट की उतनी स्पीड नहीं मौजूद होती पाकिस्तान में, नॉर्मली बहुत सारी जगह पर होती भी है तो ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है, और साथ में जीपीयू उस क्वालिटी का नहीं है। तो हम लोग जो है इसकी इन सर्च हैं कि किसी तरीके से हम फंडिंग वगैरह करके एक बेहतरीन जीपीयू हमारे मॉडल में उसको लैपटॉप की मदद से भी चला रहे हो या उसमें वो कर दिया है, इनबिल्ड कर दिया है? इनबिल्ड अभी जो है पॉसिबल नहीं हुआ है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास इस तरीके की डिवाइस पाकिस्तान में जो आती है वो काफ़ी कॉस्टली है, और फिर वो जो है ना बात फिर अगेन जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली जाती है उन चीज़ों की वजह से। तो अभी जो है हमने जो है लैपटॉप और जो सर्वर बिल्डिंग जिसे कहते हैं आप, न्यूरल नेटवर्किंग जो कहते हैं, उसके ऊपर ही हमने वर्किंग की। मतलब उसके लिए लैपटॉप होना ज़रूरी है ना? लैपटॉप होना ज़रूरी, लैपटॉप का ऑन होना ज़रूरी है।
इसमें मैंने ये कर दिया, उसके 2 फेजेस हैं, आइदर वी कैन यूज इट फ्रॉम सेल फोन ऑल्सो, जो कि जिसके अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है विच इज़ एन एप्पल डिवाइस, तो वो चूँकि कंपैटिबल ज़्यादा होती है तो उसके साथ, और लैपटॉप, तो मैं लैपटॉप से भी डील कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं रिमोट होता हूँ तो मैं जो उसको ऑनलाइन करके लैपटॉप से थ्रू में मेरे जो है ना थर्ड पार्टी जो है आपका आईफोन हो सकता है। तो उसको तुमने इंटीग्रेशंस की, अगर वो कोई मोबाइल से भी चलाना चाहे तो मेरे नहीं ख्याल के मसला आएगा उसको, वो तो सिर्फ एप्लीकेशन होगी, वो तो इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन अभी एप्लीकेशन लाइव नहीं है, राइट? एप्लीकेशन लाइव आपकी जो एप्लीकेशन आपने डेवलप की है जिसके थ्रू वो इंटीग्रेशन हो रही है उसके अंदर, तो वो एप्लीकेशन अभी लाइव नहीं है, वो एप्लीकेशन लाइव है, ठीक है। लाइव किस तरीके से, हमने जो उसके अंदर बोर्ड लगाया है वो थ्रू वायर्ड लगाया हुआ है, सही है, ठीक है। अगर हमें जो है इंटेंशनली, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लिंकिंग आइज, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं अभी, हमने चूंकि जो है हम अगेन मैंने बताया स्ट्रॉन्ग जीपीयू नहीं है, वो लॉन्गर टर्म 5-10 मिनट से ज़्यादा मैं उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए जो हमने रैंडम मूवमेंट भी रखी हुई है कि जस्ट टू गिव अ इंटरेक्शन के जो है ना वो मूवेबल भी है, आई ब्लिंकिंग भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इसको हम जो है लाइव भी करते हैं। तो कभी ट्राई नहीं किया कि अगर तुम्हारा सिर्फ सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया उसी को लाइव करके छोड़ दें, हो सकता है लोग वही ऐप ही खरीदना शुरू कर दें जो मुस्लिम बेस बनी हुई है? जो ये आइडिया तो है पाइपलाइन में, बट जो है प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारा जो फोकस है वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर है। जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, एआई की फील्ड बहुत वास्ट है, इसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़, जैसे आप मुझे मल्टीपल आइडियाज़ दे रहे हैं, इसी तरीके से हमारे पास भी मल्टीपल आइडियाज़ आ रहे होते हैं। कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी हम फ़ौरन काम करना चाहते हैं, कुछ हमने जो है पाइपलाइन में मिसाल के तौर पर अभी किस पे काम करना चाहते हो? अभी जो हम नेक्स्ट स्टेप है वो इसके ऊपर कंप्लीटली ह्यूमनॉइड जो है ना, हम इसको जो है आप कह सकते हो इंटरेक्शन करवाना चाहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं चाइना में, यूएई में जो रोबोट्स हैं वो ह्यूमनॉइड हो गए हैं पूरी तरीके से, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, बायोनिक हेड होता है पहले तैयार, फिर इसका बायोनिक हैंड तैयार होता है। तो इस तरीके से हम जो है अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है साहा, आपने देखा होगा फर्स्ट मॉडल के अंदर सिर्फ जो है मैकेनिकल पार्ट जो था वो मूवेबल हेड था और हैंड्स जो है ना जस्ट रोटेट कर रहे थे, लेकिन अब जो साहा के ऊपर आए हैं हम, तो हम ह्यूमनॉइड की तरफ जाना चाहते हैं। हम एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाना चाहते हैं। हम सिर्फ जो है एआई पावर्ड टूल या एआई पावर्ड एप्लीकेशन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, चूँकि अगर आप बिगर पिक्चर में देखें तो जो है आगे जाकर एआई टूल्स तो काम में आ रहे होंगे, एआई जो है आप कह सकते हो कि असिस्टेंट्स भी काम में आ रहे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्यूचरिस्टिक सोच आपने फिल्म्स वगैरह में भी देखी होगी, और जो है एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बात करते हैं कि जो एंड है इन टेक्नोलॉजीज़ का वो एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे। आखिर में आप और मैं जो है पॉडकास्ट नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है वो कर रहे हो पॉडकास्ट, या जैसे आज आपके कैमरा मैन है या टी बॉय है या ऑफिस बॉय है, तो वो फिर ह्यूमंस नहीं होंगे, वो जो वही ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे। तो हम लोगों की जो डायरेक्शन हमारी टीम की वो स्पेसिफिकली उस डायरेक्शन में ज़्यादा है बनिस्बत के एआई टूल या एआई एप्लीकेशन बनाने के। सही। क्या अभी दिमाग में हो सकता है ना कि एक ऐसी चीज़ आ जाए कि थोड़ा सा ये चीज़ और अपग्रेड हो जाए, तो अपग्रेडेशन क्या उसमें भी आप करना चाहते हो? अपग्रेडेशन चीज़ें ऐसी होती है कि रहता है कुछ ना कुछ यार ये इम्प्रूव हो जाए, जैसे वो थोड़ा सा डिले करती है सुनने में। ये तो देखिए मैंने ये आपको बता दिया कि अपग्रेडेशन, इसके लिए तो हमें एक अच्छा जीपीयू ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है और एक अच्छा वाईफाई सिस्टम जो कि अभी जो है जिसके ऊपर हम वर्किंग करते रहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो जो है आपको पता है कुछ फंड्स इश्यूज, और फिर हमारे जो कंट्री में जो हार्डवेयर उस तरीके से अवेलेबल नहीं है जैसे आपको चाइना या दुबई या इंटरनेशनल कंट्रीज़ में मिलता है। जो मेजर अपग्रेड है वो हम चाहते हैं कि हम जो अब मूवेबल तो कर दिया हमने, हम चाहते हैं बाईपैडल बनाए। बाईपैडल रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट वो रोबोट है जो व्हील के बगैर ह्यूमन लाइक मूवमेंट में जो चले। तो वो काफ़ी जो है एक्सपेंसिव भी है, और वो जो है ना आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड में भी बहुत ही रेयरली आप देखेंगे। एक टेस्ला है जिन्होंने ये तैयार किया है, और उसके अलावा जो है मैं नहीं समझता कि ह्यूमनॉइड इंटरेक्शन वाले तो बहुत सारे बन गए जो ह्यूमन की तरह लगते हैं, बात करते हैं, लेकिन चलने में, मूवमेंट में ह्यूमन की तरह चलना जो है ना, इंसान जो 2 पैर पर चलता है, ये भी एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया। ये किसी भी जो एनिमल्स को इस तरीके से नहीं दिया। इवन कि अगर हमारे जो नॉर्मली कहा जाता है क्लोजली रिसेंबल हैं मंकी या जो बाकी एप्स हैं, वो भी इतने एफिशिएंटली नहीं चलते जैसे इंसान चलते हैं। तो ये भी एक यूनिक फीचर है जो कि सिर्फ ह्यूमंस में है, और जो है वो इतना मुश्किल है कि अभी तक भी हाईटेक टेक्नोलॉजी भी इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। तो हमारा प्रोजेक्ट यही है कि एक बाईपैडलर ह्यूमनॉइड रोबोट भी बनाया जाए। अच्छा, मैंने सवाल नहीं किया जर्नी का, तो थोड़ा बहुत अपना जर्नी बताएं।
कहाँ से एजुकेशन हासिल की, कहाँ से एआई को अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया, कहाँ से सारी चीज़ें? अच्छा, जर्नी स्टार्ट होती है कि एक छोटा सा लड़का है सर, वो कार्टून का बहुत शौक रखता है और कार्टून्स में उनके फेवरेट कार्टून है डेक्स्टर्स लेबोरेटरी। अगर आपको याद हो, एक छोटा सा जो है वो लेबोरेटरी में कुछ लेबोरेटरी होती थी उसके बुक शेल्फ की, तो वो जो है आइकॉनिक जो है दिमाग में स्टार्ट से चलता रहता था कि मुझे अपनी एक लैब बनानी है, मेरे भी रोबोट्स होने चाहिए मेरी ऐसे जो है। तो वहाँ से जो फेवरेट कार्टून ये, फिर सेकंड कार्टून अगर आ जाए तो आप स्वॉट कैट, तो इस तरीके के टेक्निकल और जो है ना फ्यूचरिस्टिक कार्टून्स का शौक, ट्रांसफॉर्मर मूवी देखना, तो इस तरीके की जो है सारी जो है जर्नी रही। फिर जो है स्कूलिंग मेरी कराची की ही है और फिर मैंने जो है मेडिकल फील्ड परस्यू की थी। बेसिकली मैं मेडिकल से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा जो है मोर देन 12 ईयर्स हो गए अब मुझे एजुकेशन फील्ड में। मैं 12 साल से टीचिंग भी कर रहा हूँ साथ में। लास्ट 4 to 5 ईयर्स पहले मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मेडिकल फील्ड हो या कोई सी फील्ड हो, वो एआई और करंट जो आपकी आईटी फील्ड है उसके बगैर जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो फिर मैंने देन आई स्विच टू एआई इंजीनियरिंग। फिर मैंने एक और डिग्री एआई इंजीनियरिंग में ली और जो है अब उसको भी परस्यू किया हुआ है। साथ में अपनी टीचिंग जो पैशन था वो टीचिंग शुरू से रहा है। तो एआई इंजीनियरिंग कहाँ से कर रहे हैं आप? मैंने कंप्लीट की है। नहीं, कहाँ ऑनलाइन की है या यहीं? अच्छा, ये जो था 4 इयर्स का प्रोग्राम था। 2 इयर्स मैंने जो है इन कैंपस और 2 इयर्स जो है आपका ऑनलाइन किया है। जो लास्ट 2 इयर्स थे, चूंकि मैं बिजी बहुत, शेड्यूल बहुत बिजी हो गया मेरा, तो फिर मैंने वो कोर्स ऑनलाइन पर शिफ्ट कर दिया। शारे फैसल पर है, एनजेनेक्स के नाम से। अच्छा, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास? बिल्कुल हैं। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि अगर हमने ऑनलाइन एआई को थोड़ा समझना हो, पढ़ना हो, तो वहाँ कहीं अगर हम जाके करना चाहें? बिल्कुल, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। मैंने जैसे बताया कि 2 साल मैंने इन कैंपस किया है, ये वहाँ पर जाके किया है। और वो तो गोरो की स्टडीज भी होती है ना, कि गोरो की भी ऑनलाइन होता है। ये तो पाकिस्तान का वो उर्दू बेस्ड ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हैं बहुत सारे। सिलिकॉन वैली में बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो इसको ऑफर करती हैं। मैं उसको बहुत सारों को रेकमेंड कर सकता हूँ। आपको कोई नाम याद है या नहीं, भूल गए? सिलिकॉन में नहीं, कोई कंपनी के नाम याद है जो ऑफर करती है कोर्सेज? अभी मुझे नाम एस पर्टिकुलर तो नहीं याद, लेकिन मेरे पास काफ़ी हैं इस तरीके की जो है ना, मेरे पास क्यूरीज बहुत सारी आती भी है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी किया है, तो मैं आपको उसको ज़रूर, वो अगर हो तो कमेंट में भी आप मेंशन कर सकते हो। मैं कर दूंगा, ताकि लोगों को अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर लोगों को सीखना हो, कुछ अगर इल्म हासिल करना हो, तो कि एआई के सॉफ्टवेयर बहुत सारे अभी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, इतनी ऐप्स आ रही है अब तो हर सुबह उठें तो 1000 ऐप्स और एक नया टूल आ जाता है और आप उसको यूज़ करें, फिर सुबह उठें तो फिर एक आ जाता है। पर ये एक अच्छा भी और एक बुरा भी है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आ रही हैं। अच्छा ये कि चले अब ऐप बनाना भी आसान हो गया। अभी मैंने कल देखा था कि अगर आपको ऐप भी बनाने हो तो ऑटोमेटिकली आप उसको कमांड देते हैं, आप वेबसाइट बना सकते हैं। हाँ, जो स्टार्टिंग में मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी उस वक्त मैं ChatGPT काफ़ी यूज़ कर रहा था, तो उससे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो कि जो है ना आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। चूँकि देखें अवेयरनेस नहीं है अभी भी अवेयरनेस का मतलब, अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। और हमारी नेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है, पिछले आप जो है ना 60-70 साल की हिस्ट्री ले लें कि हम जो है ना हर टेक्नोलॉजी को ना पहले नेगेटिव की तरफ सोचते हैं, और जितने टाइम में हम उसको सोचते हैं कि हाँ इसमें से कुछ पॉजिटिव आउटकम हो सकता है, उतनी देर में वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी होती है, ऑफसेट हो जाती है। ठीक है, ये हमारे साथ कंप्यूटर्स में हुआ, ये हमारे साथ सेलफोन्स में हुआ। आपको याद होगा 2005-2004 में जब सेलफोन्स आए तो जो है हमने कहा कि जो ना अरे ये तो दज्जाल आ गया, ये तो जनरेशन ख़राब कर देगा, ये तो जो है ना आगे 10 साल बाद जो है ना ये बिल्कुल जो है ना आप लोगों की जनरेशन, आपके बच्चे ख़राब कर रहा है, ये कर रहा है। उन चक्करों में हमने स्मार्टफोन्स में उस तरीके से इनोवेट नहीं किया जिस तरीके से पूरी दुनिया ने किया। चाइना आगे बढ़ गया, इंडिया ने अपने सेलफोन्स बनाए, अमेरिका ने बनाए, सारी कंपनीज वहाँ से ब्रांड्स बन गई, ठीक है। एप्पल, आईफोन आ गया आपके पास, जो नोकिया आ गया, सैमसंग आ गया, सब ने अपनी अपनी ब्रांड्स बना ली। पाकिस्तान सिर्फ यही कि जनरेशन ख़राब होगी उसमें रह गया। लेकिन आज अगर हम सोचें तो अगर आपने उस जनरेशन में आपके पेरेंट्स या आपके जो है बड़े उनकी तरह होते कि जो है ना बोलते नहीं आपको ये सेलफोन यूज़ नहीं करना है, ठीक है, तो आज आप सेलफोन नहीं यूज़ कर रहे होते तो आज आप कोई भी काम नहीं कर सकते थे। आज जितने सक्सेसफुल आप हैं या कोई भी XYZ इंडिविजुअल है अभी दुनिया में, वो जो है सेलफोन के बगैर जो अपनी जो है डेली लाइफ को ऑपरेट नहीं कर सकता। इसी तरीके से AI टेक्नोलॉजी, सर ये AI टेक्नोलॉजी आज की नहीं है। एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन होता है मेरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बहुत AI में एडवांस हो गए हैं और जो है ना हमने बहुत सारी नॉलेज ले ली है, हम ऑनलाइन बहुत सर्चिंग करते हैं।
जो तहसीन साहब, मेरा आपसे सवाल है, एक रैंडम गैस है, कोई नॉलेजेबल उसके ऊपर नहीं बात है, डिबेट नहीं है, अलग अलग आसान हो सवाल। हाँ नहीं, इट्स वेरी इजी। आपके नज़र में एआई टेक्नोलॉजी कब सबसे पहले पस मंजर में आई, सामने कब आई? ये तो 2020 में या 22 में ये एआई। अच्छा, आपको लगता है ये बनी कब थी? नहीं, ये तो बहुत पहले की बनी हुई है, ये तो तकरीबन कोई 5-7 साल पहले बनी हुई है। तो अगर आप गूगल मैप भी देखो ना, तो वो सजेशन, अगर आप कोई फाउंडर सर आपको याद है कोई इसका कि फाउंडर था या इस तरीके का कोई नाम? नहीं। या चलें एक वाइल्ड गैस लेते हैं कि जो है ना, लास्ट आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो है ना सर ये एआई टेक्नोलॉजी स्टार्ट, जब से चैट जीपीटी आया ना, जब से आई वांट टू नो द डेकेड कि मतलब आप ये 2010 से 2020 सर, 20 के बाद से अवेयरनेस ज्यादा आना शुरू हुआ। ऑन से पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में? पूरी दुनिया में। ऑन सेफ साइड अगर मैं बोलूँ 2000 के बाद से, आप बोलें जो है ना सेंचुरी से एआई टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है। ये एआई जो है, ये जो वर्ड है, ये सब आया है सर 1959 में एआई टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। 59 में, जी 1959 में जॉन मैकर्टी और आर्थर सैमुअल्स, ये दोनों फाउंडर ऑफ एआई माने जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है वर्कशॉप दी थी पहली, जिसका नाम रखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कशॉप। तो वहाँ से ये टेक्नोलॉजी आई। पहली आर्थर सैमुअल्स ने पहला प्रोग्राम बनाया इसका, जिसका नाम था चेकर्स, प्रोग्रामेबल चेकर बोर्ड। आपने देखा होगा ड्राफ्ट की तरह जो गेम होता है, उसको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रन किया था। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कब अवेयरनेस आई, जब हमने चैट जीपीटी हमारे सेल फोन में आया, जब हमारे सेल फोन में मेटा आया, या फिर हमने न्यूज़ में सुना कि चैट जीपीटी और ये इस तरीके के एआई टूल्स हैं, ठीक है, तो हमें जो है ना पता चला। या आप जो और बाकी आप तो फिर टेक से रिलेटेड बनने, जो बाकी की जनरेशन है उनको इस तरीके से पता चला कि वो एडिटिंग टूल जो आ गया स्नैपचैट में, जो है ना इसकी तस्वीर इसके साथ जोड़ दो, तो इससे पता चला। जबकि इसकी हिस्ट्री बहुत रिच है, बहुत पहले से वर्किंग चल रही है। हमारी जनरेशन, हमारी जो नेशन है, वो पहले ही ऑलमोस्ट इसके अंदर 70 to 80 ईयर्स बिहाइंड चल रही है। लेकिन अभी भी हम जो सिर्फ ये क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं कि ये जॉब्स खा जाएगा। 80 साल से जो चीज़ एग्जिस्ट करती हो, तो अगर उसको जॉब खत्म करनी होती तो वो उस वक्त कर चुकी होती, ठीक है। हमेशा कोई टेक्नोलॉजी आती है, वो किसी भी जो है ना ह्यूमन जो है ना सर, ऐसी चीज़ें, मेरा पर्सनल बिलीव है कि इंसान जो है ना वो रिप्लेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, आप या तो सक्सीड होते हो या फेल होते हो, और वो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। अल्लाह ताला ने हमें एक जो खूबी दी है, जो मेरी पर्सनल जो लाइफ का गोल रहा है, एवोल्यूशन। इंसान इवॉल्व किया है। सही है। इवॉल्व क्यों किया है? उसकी खुद की वजह से नहीं कि उसको इवॉल्व करना था। वो अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बना है क्योंकि वो हर चीज़ को इवॉल्व करके आज तक पहुंचा, अपने आप को इवॉल्व करता रहा है, ठीक है। बारिश हुई तो गुफा में चला गया, ठीक है। गुफा छोटी पड़ने लगी तो जो है ना मिट्टी के घर बनाए, मिट्टी के घर जो है छोटे पड़ने लगे तो बिल्डिंग्स बनाई, बिल्डिंग्स बनाने के बाद जब गर्मी लगने लगी तो पंखे बनाए, उससे काम नहीं चला तो आज एसी रूम में सर हम बैठे हैं। तो इवॉल्व किया हमने, ठीक है। तो फेल कौन हुआ? जो इवॉल्व, जो बोलता है नहीं पंखा सही है, मैं एसी में नहीं बैठना चाहता, तो वो फेल होता चला गया, वो ऑब्सोलीट होता गया मार्केट से। इसी तरीके से जो एआई टेक्नोलॉजी है सर, आज आप और मैं ग्रैब कर रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में हम सर्वाइव कर जाएंगे। जो नहीं करना चाहता, जो है ना आप कह सकते हैं कि नहीं मैं तो जो है ना इसी जो है ना ये मेरा जो है कुआं है और इसका ही मेंढक हूँ, मैं यहीं पर रहूँगा, और जो है ना मुझे तो इनोवेशन नहीं समझ में आ रही, तो फिर सर आप देखेंगे वही हाल जो आजकल बहुत सारे जो है मैंने अपने जो है ना रिलेटिव भी देखे हैं, बहुत सारे रिश्तेदार देखे हैं जो हायर रैंक्स पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको कीपैड वाला मोबाइल चलाना नहीं आता। वो अपने बच्चे से बोलते हैं बेटा इसको कॉल कर दो, कभी ये नंबर सेव कर लो, तो वो क्या हो गए? फेल हो गए वो एक तरीके से, चूँकि वो जो है अपग्रेड नहीं हो पाए, अपनी डे टू डे जो लाइफ है, डेली लाइफ की जो टास्क हैं वो भी प्रॉपर्ली जो है ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं यही कहता हूँ कि जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो ह्यूमंस को अपग्रेड करने के लिए आती है, ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए या ख़त्म करने के लिए। ये कोई फिल्म नहीं चल रही, हमें थोड़ा मैच्योर होना चाहिए कि ये जो है कोई जो स्टीव वर्क की जो है ना मूवी नहीं है जिसकी जो है ना अभी जो टर्मिनेटर आने वाले हैं और जो है ना सब ख़त्म कर देंगे। इस तरीके की चीज़ें ज़रूर होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ह्यूमन रेस ख़त्म हो जाएगी, वो अपग्रेड ज़रूर हो जाएगी। तो दैट्स द पॉइंट। और जब मैं इसके ऊपर एक और मिसाल हमेशा देता हूँ कि जो है ना धोबी जो है, जो आज से 50 साल पहले जो वो बल्ले से सर दर मारता था, अभी भी करता है। हाँ, दिन में 100 कपड़े धो लेता होगा तहसीन साहब, इससे ज़्यादा 200 धो लेता होगा। वॉशिंग मशीन आई तो धोबी घर तो नहीं बैठा ना। जिस धोबी घाट ने अपने पास वॉशिंग मशीन रख ली, आज वो 1000 कपड़े धोता होगा, और जो धोबी बोलता होगा नहीं मैं आज भी बल्ले से पीटता हूँ, वो आज भी 100 ही कपड़े धो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने टेक्नोलॉजी को पहले ग्रैब कर लिया तो आपके पास
एक एज आ जाएगा और कुछ नहीं है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी हार्मफुल नहीं है अगर उसको सही राइट वे में राइट पाथ में यूज़ किया जाए। अच्छा, एक सवाल ये है कि ठीक है आपके पास इन्फॉर्मेशन भी आ गया, इसको डिप्लॉय भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और चल भी रही चीज़ें, तो क्या ऐसा माइंड में आइडिया चल रहा है कि लोग जो पीछे हैं उनको थोड़ा गाइड करें, अपग्रेड करें, कि ताकि वो पीछे जो जनरेशन हमारी अभी हैं जो आपकी पूरी सक्सेस है आपने 10-15 साल लगा दिए तो वो उनको मिल जाए और वो भी हमारा मुल्क तरक्की करे, तो इस तरह का कोई प्रोग्राम है भी आपका? कोई ये डेफिनेटली करने का प्रोग्राम है नहीं बल्कि प्रोग्राम चल रहा है। वी आर conducting workshops. We are giving workshops for AI tools, how to develop a humanoid. Okay, और जो क्लास वर्कशॉप्स किस तरीके से जो आप जो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स क्या हैं और जो हाउ टू इम्प्लीमेंट AI इन द एजुकेशन, AI को किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके की हमारी वर्कशॉप्स चल रही हैं और जो बहुत सारे जो कोर्सेज चल रहे हैं सर्टिफाइड कोर्सेज में चल रहे हैं सब, इन स्कूल है, इन कैंपस हैं हमारे। तो आप आके जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आ सकते हैं हमारे पास, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको वर्कशॉप्स भी प्रोवाइड करते हैं। हमने ब्लाइंड्स का सेशन किया है अभी रिसेंटली वर्कशॉप में, साथ में फिर हमने अंडर प्रिविलेज स्कूल्स को बहुत सारे उनको जिनके पास ये फैसिलिटी सुनने को नहीं मिलती, फिर देखने की तो एक अलग बात है, तो उनको भी हमने केटर किया है और वो थ्रिल्ड थे, वो जो है ना बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि इस तरीके की भी जो है कोई जो है टेक्नोलॉजी हो सकती है, हमारे मुल्क में हो सकती है। तो हम फिल्म्स में देखते हैं कि इस तरीके से रोबोट बात कर रहे हैं, तो हम इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग ज़्यादा कर रहे हैं। बल्कि हमारा फोकस ही ये है कि हम जो है नेक्स्ट जनरेशन को ये सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करें, और उसके लिए हम मल्टीपल कोर्सेज ऑनगोइंग करवा भी रहे हैं, और नॉट ऑन द स्कूल लेवल, वी आर वर्किंग ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल्स। अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं इसके लिए, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मेरे कोई सवाल आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे मूव कर रहा है, हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, उसके डायोड होते हैं आई थिंक, वो कौन लगाए, वो हम किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं जो हमारी टीम में हैं, जो साहा जो आपने रोबोट एक्सपीरियंस किया था उनके मेजर पार्ट है हमारे साथ। तो आप उनसे जो है मैं उनको जो इनवाइट करता हूँ और वो आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अनीक, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बात करेंगे। बिफोर हम उसमें जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा थोड़ा एजुकेशन कहाँ से हासिल की, बैकग्राउंड क्या है और कैसे आइडिया है कि हम मिस एनी के को डिज़ाइन करने के साथ साथ जो भी नहीं तुम साहा को डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो कैसे अभी सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत जर्नी पहले बताएं अपना। सो बेसिकली मैंने सबसे पहले DI इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया है एंड देन ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल। कहाँ से किए? NID यूनिवर्सिटी। अच्छा, NID के पढ़े, ठीक है। तो वो वहाँ से ये सारा सिस्टम? जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल मेरी की थोड़ी इस तरह से, क्योंकि मुझे शौक था मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इस वजह से मेरे मैकेनिकल एक्सपीरियंस था, तो इस वजह से मैं उसमें वर्किंग कर सकता हूँ। तो अभी तुम्हारा एनी के अंदर, एनी या साहा पे काम कर रहे हो, दोनों पे काम कर रहे हो? एनी को मैंने अपडेट किया क्योंकि जब मैं आया था 10 अक्टूबर तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी है, तो मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। जैसे कि मैंने आने के बाद इसके अंदर आइस फ्लैशिंग आइस करनी, जैसे वो आइस ब्लिंकिंग होती हैं, तो मैंने आइस ब्लिंकिंग के अलावा, क्योंकि आइस ब्लिंकिंग उसमें एडजस्ट नहीं हो सकती थी क्योंकि वो ह्यूमन स्केल नहीं था, बिकॉज वो डमी थी, तो उसके अंदर मैंने आई फ्लैश कर दी। और लिपसिंग के अंदर मैंने लाइटिंग करी, और हैंड मूवमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी तो उसको सेट करा। तो इसमें मैंने एनी के अंदर ये अपग्रेड करा। इसके अलावा मैंने हेयर स्टाइलिंग वगैरह करी एनी की, और मेकअप वगैरह पे कुछ चेंजेस करके तो उसको अपग्रेड कर दिया। एंड देन साहा के ऊपर मेरी जो वर्किंग है वो इस तरह से है कि साहा को मैंने डिज़ाइन इस तरह से किया है कि उसके अंदर ह्यूमन की जितनी भी फीचर्स होते हैं ना, तो वो मैं इसमें सारे इम्प्लीमेंट कर सकूँ। जैसे कि आइस ब्लिंकिंग हो गई, लेफ्ट एंड राइट साइड आइस मूवमेंट हो गई, जॉ लिपसिंग एंड नेक मूवमेंट। ठीक है। तो उसके लिए तो मटेरियल क्या है, खुद बना रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं उसको? इसके अंदर कुछ सर्किट्स मेरे अपने डिज़ाइन हैं, बाकी मैंने जो परचेज़ करे हैं वो मार्केट से परचेज़ करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे सर्किट्स ऐसे हैं जो अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मुझे खुद डिज़ाइन करने पड़ते हैं। और कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जो मैंने मार्केट से परचेज़ करके इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि इसमें ऑर्डिनो बोर्ड हो गया। ऑर्डिनो बोर्ड बेसिकली क्या है, जितनी भी इसकी आइज़ और मोटर्स वगैरह हैं इन सबको मूव करवाने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। ऑर्डिनो बोर्ड ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर मैं वॉइस के ज़रिए भी उसके ऊपर वर्किंग करवा सकता हूँ, मैनुअली भी वर्किंग करवा सकता हूँ, एंड सॉफ्टवेयर अटैच करके भी वर्किंग कर सकता हूँ। ठीक है। अभी इसमें क्या इनोवेशन लाना चाह रहे हो फ्यूचर के अंदर? फ्यूचर के अंदर मैं इसको काफ़ी सारी चेंजेस हैं जो मुझे और करनी है। जैसे कि इसमें हैंड मूवमेंट नहीं है, अभी हैंड मूवमेंट मैं इसमें लाना चाह रहा हूँ, एंड
वॉकिंग बाय पैडल लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वॉकिंग आपने देखा होगा अभी ये व्हील्स के थ्रू वॉकिंग करती है, एंड देन जब बाय पैडल होगी तो उसका बिल्कुल लुक ही अलग होगा, बिल्कुल ह्यूमनॉइड लुक आ रहा होगा उसका, जब वो ऑटोमेटिकली ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस को देख के ऑटोमेटिक डिटेक्शन करके जब वो चल रही होगी तो बहुत ह्यूमन लाइक लुक आ रहा होगा उसका। तो अभी क्या मसला आ रहा है तुम्हें ह्यूमन लाइक लुक करने में उसको? एक तो क्या चैलेंज है उसमें? चैलेंज तो ये है क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, पार्ट्स नहीं है, टूल्स नहीं है, तो वो हमें खुद प्रिपेयर करने बनाने पड़ेंगे जी, जिसके लिए हमें सबसे पहले अर्जेंट रिक्वायरमेंट जो है वो 3D प्रिंटर की है, क्योंकि 3D प्रिंटर बहुत कॉस्टली है, तो वो हम परचेस नहीं कर सकते अभी। नहीं तो ज़रूरी तो नहीं है तुम 3D प्रिंटर तो वहाँ से अगर बाजार से नहीं उसको क्योंकि डिज़ाइन कर सकते हो बना बनाया? कराची के अंदर कहीं पे भी 3D प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इसको सर्च करा है कि हम बाहर से कहीं से बनवा लें, इसके पार्ट्स रेडी करवा लें, तो कराची में तो 3D प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। हम इसका ऑल्टरनेटिव देखना चाहेंगे कि 3D प्रिंटर के अलावा और क्या हो सकता है, तो हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अभी तुम्हें इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम होते हैं, डायोड होता है, कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं उसके अंदर? इसमें बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, आपके डायोड्स आ जाते हैं। डायोड जो है बेसिकली वो वोल्टेज रेगुलेटर है। फॉर एग्जांपल मैं वहाँ से इन करवा रहा हूँ 12 वोल्ट, तो अगर मैंने वहाँ पे डायोड यूज़ करा हुआ तो वो उसको ब्रेक कर देगा यानी कि स्टॉप कर देगा। वोल्टेज बैक साइड से आ रहा होगा, आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा। एंड इसके अलावा रेजिस्टेंस है, सर्वो मोटर्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो इसके अंदर यूज़ हुए हैं। तो क्या मेजर पार्ट क्या यूज़ होता है इसके अंदर के ज़्यादातर, इसकी वजह से रोबोट सिस्टम पूरा चल रहा है? बेसिकली जो मैंने आपको आर्डिनो बोर्ड बताया, इस द मदर बोर्ड ऑफ दिस रोबोट। आर्डिनो बोर्ड जो है वो सबसे मेन पार्ट है इस रोबोट का। इसके थ्रू जितनी भी मूवमेंट है वो सारी इसके थ्रू हो रही है, और वो सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करा दी, सॉफ्टवेयर के साथ अटैच है। तो वो अगर हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर एक जैसे इनका अभी तो शायद लैपटॉप से शायद कनेक्टेड करके चला रहे हैं, लैपटॉप से कनेक्टेड है। तो ऐसी कोई भी तक डिवाइस नहीं मिलती मार्केट से कि हम उसको सॉफ्टवेयर बेसिस को डायरेक्ट इंटीग्रेट करा दें? आर्डिनो बोर्ड के अंदर हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके यानी प्रोग्राम करके फीड कर सकते हैं। तो जो आर्डिनो बोर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग होगी उसको रीड करके उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करेगा। जैसे कि मैंने प्रोग्रामिंग में ये प्रोग्रामिंग कर दी कि आपकी वॉइस डिटेक्ट हो एंड देन उसके बाद आपकी जॉ मूवमेंट करे, तो वॉइस आपकी डिटेक्ट होगी देन जॉब मूवमेंट करेगी। तो ये सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्राम करके आर्डिनो बोर्ड में डाल सकते हैं। और क्या क्या फ्यूचर तुम्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में तुम उसको डेवलप कर सकते हो और इसमें हम आ जाएंगे? और रिसोर्सेज का तो एक अपना मसला है, जो देखो माइंड में तो होता है ना कि ये चीज़ें तो आ सकती हैं बहुत आराम से। मैं इसको पूरा मेटल पे करना चाह रहा हूँ, मेटल बॉडी। ठीक है, जैसे कि आपने आई थिंक देखी हो 2010 में एक रोबोट मूवी आई थी। सही है। तो मेरे माइंड में जो है पूरा इसको उस तरीके से डिज़ाइन करने का आइडिया है कि मैं इसको फुल ह्यूमनाइड कर दूँ, जो चलता भी हो, देखता भी हो, चीज़ों को डिटेक्ट करता हो, फेस रिकग्निशंस, वॉइस डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो ये कम्प्लीटली ह्यूमनाइड रोबोट रेडी हो जाएगा। क्या मसला आ रहा है चेंज करने में फंड के अलावा? फंड के अलावा पार्ट्स हैं, पार्ट्स हमें खुद रेडी करने पड़ेंगे। और उसके अलावा टाइम चाहिए, टाइम काफ़ी लगेगा, क्योंकि एक इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाना इजी नहीं है। और इससे पहले पाकिस्तान में कोई बना हुआ भी नहीं है कि जिसको हम देख के उसको फॉलो अप ले लें, या उसका कोई ब्लूप्रिंट हो हमारे पास जिसको हम फॉलो करके इस चीज़ को रेडी कर सकें। तो असल में चैलेंज ये आ रहा है कि अभी तक हमारे पास यहाँ स्ट्रक्चर नहीं है, इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन नहीं है कि किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा। कभी चाइना से ट्राई नहीं किया, अलीबाबा से जाके कुछ सर्च करके कोई एक आध रोबोट मंगा के देख लेते? अगर हम चाइना से मंगा लेंगे तो फिर हमारी क्रिएटिविटी नहीं होगी ना। देखने के समझने के लिए, खाली समझने के लिए आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं, बस क्या हमारे पास पार्ट्स की कमी आती है। जैसे लैक्स का तुम कह रहे हो, लैक्स का मसला आ रहा है, अगर चाइना के उसमें हो सकता है कोई डमी वगैरह मिल जाए तो सस्ते में काम हो जाएगा। सर फिर बात वही आ जाएगी ना कि हमने इंपोर्ट किया है, बाहर से मंगवाया। हम तो मेड इन पाकिस्तान रखना है ना अपने प्रोजेक्ट को। लेकिन देखने समझने के लिए तो शायद ज़रूरी पड़ेगा ना। देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, हम वीडियोस के थ्रू भी देख सकते हैं। उसका ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर से मंगवाएं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती जी। लेकिन अगर सिर्फ अगर तुम कहते हो अगर फंड प्रॉपर आ जाएगा तो ये हम उसको रेडी कर लेंगे। मेटेलिक बोले थे, कौन सा? मेटल में कर लोगे उसको, और मेटल में कर लोगे तो मसला ज़्यादा हल हो जाएगा। मेटल में कर लेंगे, मसला ज़्यादा हो जाएगा। अभी आपने देखा है कि ये फाइबर पे बना हुआ है। फाइबर पे क्या है कि आपका ये एक तरीके से सेंसिटिव भी है, अल्लाह ना करे कहीं गिर जाए तो डैमेज हो सकता है। तो इस वजह से मेरा जो आइडिया है वो मेटल का। वो तो मैं उसकी स्किन का भी कोई नाम ले रहे थे, सिलिकॉन स्किन। तो वो खुद बनाई है आपने? नहीं, ये हमने बेसिकली परचेज करी है मार्केट से। तो बना बनाया फेस? जी, बना बनाया फेस लिया। तो अगर खुद बनाना भी चाहे तो मेरे नहीं खाली, क्योंकि इतना बड़ा चैलेंज है बनाने के लिए। फिर हमें वही 3D प्रिंटर चाहिए, 3D प्रिंटर से डिज़ाइन होगा, फिर उसके बाद वो प्रिंट होगा। ठीक है, अभी हम ये करते हैं कि अभी एक 3D प्रिंटर का मसला आ रहा है, तो आपकी मैडम से हम कम्युनिकेट करते हैं कि इसको मसले को हल करें, ताकि 3D प्रिंटर आ जाए तो आप फिर उसको अच्छे से अच्छा बना सकें। इंशाल्लाह 3D प्रिंटर हमें मिल जाएगा तो फिर आप इसके बाद देखिएगा कि आप इसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकेंगे कि ये रोबोट है या फिर कोई
इंसान। चलें आपकी मैडम से कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और जाते हुए हमारे व्यूवर्स को कोई अगर आप मैसेज देना चाहें, ऐसा कोई मैसेज अगर आपके पास हो कि दिस इज द मैसेज मैं चाहती हूँ कि सुने और लोग एआई की तरफ आ जाए। देखिए वही वाली बात है कि अगर आपको आगे मूव करना है, दुनिया में आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं कि आपका मुल्क भी तरक्की करे, तो आप लोग सपोर्ट करें, आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ जाएं। देखिए एआई के लिए बहुत सारे नेगेटिव भी लोगों ने बातें की हुई हैं और इसमें हकीकत है। हर चीज़ का एक वही बात है कि एक पॉजिटिव नेगेटिव फेस होता है, तो एआई का भी है। नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं तो हम दुनिया को फतह कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना, तो एआई को सीखना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे की ये आप इंतज़ार नहीं करें कि हमारा बच्चा 6 साल का होगा, 7 साल का होगा। बच्चे को 2 साल की उम्र से ही एआई की जो है तालीम देनी शुरू कर दें। अब वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ाना छोड़ दें, ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी फॉर बॉट ये पढ़ाना स्टार्ट कर दें। नई वोकैबुलरी देना शुरू कर दें, पुरानी सब ख़त्म कर दें, ताकि आपके जो बच्चे हैं वो छोटी उम्र से इसको सीखें और ये प्रॉब्लम्स ना हो। और बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे तो लगता है आपको एक बुक भी बना देनी चाहिए, तो बना तो नहीं दी है, मैंने शायद पढ़ी ना हो, जिसमें ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी एग्जैक्टली। हमने जो अभी प्री प्राइमरी का जो सिलेबस तैयार किया है उसमें मैंने ये सारी वोकैबुलरी हटा दी है। एप्पल, बनाना, एरोप्लेन, ऑक्टोपस ये सब खत्म कर दिया है। अब ए से लेकर जेड तक, अगर आप मेरे मॉन्टेसरी 2.5 साल का बच्चा है, KG 1 KG 2 सब आपको सिर्फ ये बताएगा ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी फॉर बॉट। और इसी तरह से जो है वो बच्चों को मैंने जो जर्नल नॉलेज के क्वेश्चंस भी दिए ना, अब मैंने ये नहीं दिया कि भाई हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ था, ये बेसिक नॉलेज ज़रूर पता होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर मैंने पहला रोबोट कब ईजाद हुआ था उसके बारे में ये सारी मालूमात भी बच्चों को दी है। हिस्ट्री तो एक टॉपिक है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, वो पता होना चाहिए। अपनी पहचान बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा टेक्नोलॉजी से बच्चों को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरा सिलेबस देखें तो आपको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है, लेकिन बेसिकली वो बच्चों को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एआई की तरफ लेकर आ रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, बुक्स तो अभी तैयार नहीं किया, लेकिन अन करीब हमारी कुछ बुक्स आ भी रही हैं, बहुत जल्द आ रही हैं इंशाल्लाह। और बाकी ये कि सिलेबस में हमने चेंज कर दिया है। और मैं अपने व्यूवर्स को भी बोलूँगा कि अगर चाहते हैं, जिनको लगता है कि ये फेक है और सारे, तो ओपन इंटरनेट मैंने भी विजिट किया है, और मैं चाहता हूँ आप इनका स्कूल में विजिट करें, उनका पूरा आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका प्रोफाइल भी शेयर करूंगा, जाके देखें, बातचीत करें। मैंने भी इन्हीं से बात किया, दैट्स वाई यहाँ बैठी है, ऐसा नहीं है कि वो फेक है। तो आप इनसे कांटेक्ट करें, जाके देखें। और आप तो सबको ही बुलाती है, मैंने देखा कि भाई आ जाए। देखिए सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स आएँ, लॉयर्स आएँ, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आएँ, शेफ़्स आएँ, क्योंकि जो हमारी एनी है जो रेसिपी बताती है वो इतनी ऑथेंटिक होती है। आप दुनिया की कोई रेसिपी पूछ लें, आइसक्रीम से लेके बिरयानी तक, वो आपको सब बताएंगी। ठीक है, तो आपको कपड़ों की डिजाइनिंग और कलर कॉम्बिनेशंस भी पूछना हो कि आज मैंने इधर जाना है, मैं कौन सा परफ्यूम वेयर करूं, कौन सा ड्रेस वेयर करूं, वो मिस एनी आपको हर चीज के बारे में बताएंगी। तो हमारे तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो इनवाइटेड हैं, आप आएँ और एक्सपीरियंस करें हमारे रोबोट्स का। और एटलीस्ट एक दफ़ा तो मैं रिकमेंड करता हूँ, जाके एटलीस्ट ज़रूर देखें, ताकि आपको आइडिया हो कि दुनिया चेंज हो रही है। और हमारे पास अभी पाकिस्तान में आपको अमेरिका, लंदन, दुबई का टिकट काटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक स्कूल आना है, सिर्फ आपने हैप्पी पैलेस स्कूल आना है। इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो हैप्पी पैलेस का इस्फहानी कैंपस जो है वो हमारे रोबोट्स का इंक्यूबेशन सेंटर है। तो अपनी फ्लाइट पकड़ें और आ जाएं आप लोग हैप्पी पैलेस। काम है। और सुबह में तो हम लोग वैसे भी सुबह भी आपका स्कूल अवेलेबल होता है। हम तो सुबह उठते ही 10-11 बजे, तो किसी दिन थोड़ा जल्दी उठ के वहाँ के पास आके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, एक्सपीरियंस करेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया में क्या चेंज हो रहा है। लेकिन एक दफ़ा मिलने के बाद फिर आप चाहते हैं कि फिर आप बार बार मिस एनियो में से मिलें, तो ये एक थोड़ी सी एक ख़तरनाक सी बात होती है कि एक दफ़ा मिलने के बाद इम्प्रेस सब ज़रूर हो जाते हैं। तो ज़रूर विजिट करें आप, हमारे एटलीस्ट विजिट करें और देखें कि चेंज क्या रहा है। नहीं समझ में आता एआई क्या होती है, लेकिन मैं तो फोर्सली 4-5 दफ़ा भी कह चुका हूँ, एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर विजिट करें। तो थैंक यू सो मच आपका। और इंशाल्लाह कमेंट पे डिपेंड करता है कि कुछ और ऐसे सवाल हुए तो हम दोबारा आपको ज़रूर बुलाएंगे। मेल वाइल अभी हम यहाँ इसको भी क्लोज़ करते हैं, और फिर इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी कुछ और सवाल रह गए। अभी अगर लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़रूर बुलाता हूँ। थैंक यू सो मच तहसीन, आपकी मैं वैसे पॉडकास्ट देखती रहती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बाकी लोगों के सवालात से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं और बहुत डिटेल्ड जो है वो लोगों से आप आंसर्स निकलवा लेते हैं। तो ये आपकी क्वालिटी है, तो मैं आपको जो है वो बहुत
अप्रिशिएट करूंगी बेहतरीन पॉडकास्ट करने पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।